तुम 80s के दशक में रिबॉर्न होते हो, सामने बैठी है आसपास के गांवों की सबसे खूबसूरत लड़की। सब जल रहे हैं तुम्हारी किस्मत से, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने उसके सिर के ऊपर एक लाल रंग की सिस्टम वार्निंग चमक रही है। टारगेट 38 दिनों से प्रेग्नेंट है, किसी सीधे सादे लड़के की तलाश में है। अचानक तुम एक डेली इंटेलिजेंस सिस्टम अवेकन करते हो, जिससे तुम्हें गॉड व्यू मिल जाता है। अब तुम न सिर्फ आइटम स्कैन कर सकते हो, बल्कि आसपास की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी पा सकते हो। इधर लिन चंगन अपना सिर सहला ही रहा था कि अचानक हवा में एक नीला ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गया और बिजली की आवाज के साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा, स्काई आई इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंड सक्सेसफुल। एज बी सिस्टम लेवल 1। हर दिन 1 से 3 रैंडम इंटेलिजेंस रिफ्रेश होंगी। आज की इंटेलिजेंस रिफ्रेश हो चुकी है। पहली खबर ही दिमाग हिला देने वाली थी। मैच मेकिंग वाली लड़की चेन चुनलान अपनी लाइफस्टाइल के कारण 1 महीने से प्रेग्नेंट है और उसे किसी बकरे की तलाश है। लिन चंगन हैरान रह गया। सिस्टम की ये पहली रिपोर्ट, चेन चुनलान प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि वो इस शौक से बाहर आता, दरवाजा जोर से खुला। उसकी छोटी बहन लिन शाओयुए हड़बड़ाहट में अंदर आई। भैया जल्दी उठो, मैच मेकर आ गई है। माँ कह रही है जल्दी से कपड़े बदल लो। शाओयुए की चोटियां बांधी थीं और उसने एक फटी पुरानी शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंखों में टेंशन थी। अपनी बहन को देखकर लिन चंगन का दिल पिघल गया। जो होगा देखा जाएगा, खासकर उस चेन चुनलान को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जो उसे फंसाने थे। बाहर हॉल में माहौल कुछ ज्यादा ही खुशी वाला था। टेबल पर बढ़िया चाय रखी थी। पिता लिन डीग्वी बड़ी चापलूसी से मैच मेकर जांग शन को चाय दे रहे थे। माँ जोगीवा एक गोल मटोल लड़की का हाथ पकड़कर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे लड़की कितनी सुंदर है, एकदम लकी लग रही है, आखिर खुश क्यों ना हो। लिन चंगन का नाम तो पूरे गांव में खराब था। अब शहर से लौटी इतनी अच्छी लड़की खुद रिश्ते के लिए आई है। ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी लग गई हो। उधर मैचमेकर जांग शन मजे से बीच छीलते हुए बड़ी हवा में बोली, चंद चुनलान तो पूरे इलाके में मशहूर है। अगर तुम्हारा चंदन इतना स्मार्ट ना होता तो ये रिश्ता तुम्हें कभी नहीं मिलता। पास ही बैठी चेन चुनलान सिर झुकाए एकदम संस्कारी बहू का नाटक कर रही थी, पर उसका हाथ बार बार उसके पेट पर जा रहा था। यह नजारा देखकर लिन चंगन को घिन आ गई। वो पर्दा हटाकर बाहर आया। भले ही उसने पुरानी शर्ट पहनी थी, पर उसकी पोस्चर एकदम स्ट्रेट और आंखों में एक तेज था। वो पहले वाले आलसी और डरपोक लड़के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जांग शेन ने खुशी से कहा, अगर चुनलान को ये पसंद है तो आज ही डेट फिक्स कर लेते हैं। लिन चंगन कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी, पर एक एक लफ्ज साफ था, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लिन डिगी का हाथ चाय के कप पर ही जम गया। चेन चुनलान ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। लिन डिगी को लगा उसने गलत सुना। उसने दोबारा पूछा। लिन चंगन ने रिपीट किया, यह रिश्ता नहीं होगा। पिता ने कब जोर से टेबल पे पटका और उंगली उठाते हुए चिल्लाए, नालायक, वो लड़की तुझे पसंद कर रही है। ये तेरी किस्मत है, अपनी शक्ल देखी है आईने में। माँ जो गेहुआ भी घबरा गई। बेटा नींद में है क्या? चुनलान कितनी अच्छी लड़की है। मैचमेकर का चेहरा काला पड़ गया। ओल्ड लिन, यही तुम्हारे घर की अपब्रिंगिंग है। पसंद नहीं था तो पहले बोलते, बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। इधर चेन चुनलान ने ड्रामा शुरू कर दिया, मुंह छिपाकर रोने का नाटक करते हुए। बोली, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। उसका ये इमोशनल कार्ड देखकर लिन डेगुई का पारा चढ़ गया। उन्होंने दरवाजे के पीछे से झाड़ू उठाई और मारने दौड़े, आज तुझे हाँ बोलनी ही पड़ेगी, झाड़ू बस पड़ने वाली थी। पर लिन चंगन अपनी जगह से नहीं हिला। तभी अंदर के कमरे से एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बाहर आए। लिन फैमिली की बॉस दादी ने तुरंत लिन चंगन को अपने पीछे किया और अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारते हुए चिल्लाई, बाहर वालों के सामने मेरे पोते पर हाथ उठाता है? तुझे मेरी कोई इज्जत नहीं है? लिन डेगुई का चेहरा गुस्से से लाल था। माँ, आप ही ने बिगाड़ रखा है इसे, इतना अच्छा रिश्ता तोड़ दिया, अब कौन देगा इसे अपनी लड़की? पर दादी टस से मस नहीं हुई। टूटता है तो टूटने दे, मेरे पोते को पसंद नहीं आई, मतलब लड़की की किस्मत खराब है। फिर उन्होंने लिन चंगन से पूछा, तुझे क्यों पसंद नहीं? किसी और लड़की पर दिल आ गया है क्या? लिन चंगन ने डरी हुई चेन चुनलान की तरफ देखा। सबके सामने इसकी प्रेगनेंसी का राज खोलना मजेदार तो होता, पर इस गांव में इसका मतलब था उसकी जानना, और लिन फैमिली का नाम भी खराब होता। अगर इमेज सुधारनी है तो माइंड गेम खेलना होगा। उसने दादी और पिता से कहा, बात नखरे की नहीं है, मेरे दिल में कोई और है। लिन डेगुई चौंक गए, कौन है? लिन चंगान ने जवाब दिया, पड़ोस के ल्योह ब्रिगेड की ये शाओशा। ये नाम सुनते ही कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। मैच मेकर का तो मुंह ही खुला रह गया, जैसे किसी पागल को देख रही हो। कि शाओशा एक पढ़ी लिखी हाई स्कूल पास लड़की थी, पूरे इलाके की ड्रीम गर्ल, और लिन चंगन जैसा आवारा लड़का उसके सपने देख रहा है। ये तो वही बात हुई कि कोई भिखारी चांद मांग ले। चुन चुनलान से रहा नहीं गया। वो ताना मारते हुए हंस पड़ी, अपनी औकात तो देख लो। लिन चंगन ने चन चनलान को ऐसी ठंडी और जानलेवा नजर से देखा कि उसकी रूह कांप गई।
उसने घबराहट में फिर से अपना पेट पकड़ लिया। लिन चंगन ने कड़क आवाज में कहा, मेरी शादी की टेंशन घर वालों को लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही माँ बाप के बुढ़ापे का पैसा बर्बाद करने की। मैं खुद पैसे कमाऊंगा और खुद शादी करूंगा। इतना कहकर वो दादी को पकड़कर अंदर ले गया। आप आराम करो, गुस्सा मत करो। ये ड्रामा चेन चुनलान के चिढ़कर जाने के साथ खत्म हुआ। भले ही पंगे हो गए थे, पर लिन चंदन को लगा ये टोटली वर्थ इट था। कम से कम किसी और के पाप का टोकरा उसके सिर तो नहीं फूटा। दोपहर के खाने पर माहौल भारी था। पानी जैसी पतली कॉर्न दलिया और काले अचार को देखकर लिन चंदन के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहुत गरीबी थी, पैसा कमाना है तो सॉलिड कैश चाहिए। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला। एक नई इंटेलिजेंस रिफ्रेश हुई। गांव के बाहर नदी के किनारे पश्चिमी नरकट रीड्स के बीच से 300 मीटर पूर्व की ओर जाओ। बड़े विलो पेड़ के बाएं 24 जंगली बत्तख के अंडे और एक घायल ग्रे जंगली बत्तख मौजूद है। लिन चंदन की आंखें चमक उठी। अंडे और मीट। उसने 2-3 घूंट में दलिया खत्म किया, कोने से बांस की टोकरी उठाई और बोला, मैं जरा बाहर जा रहा हूं घर के लिए कुछ जुगाड़ करने। लिन बेगुई ने घूरते हुए पूछा, अब कहाँ आवारागर्दी करने जा रहा है? लिन चंगन ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी और बाहर निकल गया। उसकी पहली कमाई इसी नदी के किनारे से आने वाली थी। जुलाई की कड़कड़ाती धूप सिर जला रही थी। गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठी चुगलखोर ल्यू लानियन की नजर उस पर पड़ी। वो चिल्लाकर बोली, अरे लिन फैमिली के छोटे लड़के ने मैच मेकर को भगा दिया, अब घर से निकाल दिया गया क्या? आसपास के लोग ठाके मारकर हंसने लगे। लिन चंगन के कदम रुके। अगर वो पुराना लिन चंगन होता तो गालियां बकने लगता, पर उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं तो अमीर बनने जा रहा हूं। ल्यू लेओनियन का हुक्का हंसते हंसते हिलने लगा। अमीर बनने? नदी के किनारे मेंढक पकड़ने जा रहा है क्या? जुलाई का महीना चल रहा है, जंगली बत्तखें तो कब की उड़ गई, वहां कौन से अंडे मिलेंगे तुझे? लिन चंगन ने पलटकर कहा, क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। उन हंसने वालों को इग्नोर करके वो सीधा सिस्टम की लोकेशन पर नदी की तरफ बढ़ गया। नरकटों के बीच बहुत उमस थी। सड़े हुए पानी की बदबू आ रही थी और मच्छरों के झुंड मुंह पर हमला कर रहे थे। उसे कई मच्छरों ने काटा, पर वो कीचड़ में पैर धंसाते हुए आगे बढ़ता रहा। 300 मीटर पूर्व बड़े पेड़ के बाएं आखिरकार उसे वो टेढ़ा मेढ़ा विलो पेड़ मिल गया। उसने अपना चाकू निकाला और घने नरकटों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही आगे से फड़फड़ की आवाज आई। उसने अपनी सांस रोकी, घास हटाई और 2 मीटर आगे एक घायल बत्तख बैठी थी। लिन चंगन ने झपट्टा मारा। बत्तख घायल थी पर बहुत अग्रेसिव थी। उसने अपनी नुकीली चोंच उसके हाथ पर जोर से मारी। उसे दर्द हुआ, पर उसने अपनी पकड़ मजबूत की। एक हाथ से बत्तख की गर्दन पकड़ी और दूसरे से पंख दबाकर उसे सीधा कीचड़ में धकेल दिया। उसने उसे उठाकर वजन चेक किया। कम से कम 3-4 किलो की तो होगी। घास की रस्सी से उसे कसकर बांधा और टोकरी में फेंक दिया। फिर उसकी नजर घास के घोंसले पर गई। सूखी घास पर एकदम लाइन से सजे हुए हरे सफेद रंग के बड़े बड़े बत्तख के अंडे रखे थे। सारे के सारे एकदम फ्रेश, पूरे 24 अंडे। अगर इन्हें सप्लाई मार्केट या ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो बहुत पैसे मिलेंगे। इस जमाने में जहां एक पैसे में 2 टॉफियां मिलती थीं, ये खजाना था। लिन चंगन ने ध्यान से अंडों को घास के ऊपर रखा और टोकरी में डाल लिया। उसकी सारी थकान पल में गायब हो गई। ये थी इंटेलिजेंस सिस्टम की पावर। भारी टोकरी पीठ पर लादे वो वापस लौटने लगा। नदी से बाहर निकलते ही फिर से ल्यू लायोनियन मिल गई। उसने ताना मारते हुए पूछा, क्यों बन गया अमीर? टोकरी में कीचड़ तो नहीं भर लाया? लिन चंगन ने टोकरी नीचे रखी, जानबूझकर थोड़ी सी घास हटाई और बोला, आंटी आपकी नजर बहुत तेज है। लियो लायनियन ने लापरवाही से झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? इस महीने में अंडे कहाँ से आए? लिन चंगन ने कहा, बस किस्मत अच्छी है। उसने वापस घास ढकी टोकरी उठाई और बोला, मैं चला दादी के लिए मीट पकाने। लिन चंगन को जाते देख यू लाओनियन के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना हुक्का उठाया और पागलों की तरह नदी की तरफ भागी। 2 घंटे तक मच्छरों से कटवाने के बाद भी उसे एक बत्तख का पंख तक नहीं मिला। बेचारी रोती हुई घर लौटी। उधर लिन चंदन अपने आंगन में पहुंचा और आवाज लगाई, मां श्याओयुए, जल्दी बाहर आओ। चूल्हे के पास रात के खाने की टेंशन ले रही मां हाथ पहुंचते हुए बाहर आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? लिन चंगन ने टोकरी जमीन पर रखी घास हटाई और अपना खजाना दिखाते हुए बोला, आज दलिया नहीं, आज हम मीट खाएंगे। वो मोटी बत्तख और अंडों का ढेर देखकर जो गुइवा 3 सेकंड तक सुन्न खड़ी रही, फिर अचानक अपना मुंह ढक लिया। ये सब कहां से आया? उसकी चीख इतनी तेज थी कि छत हिल गई। उसने घबराहट में अपने हाथ एप्रन पर रगड़े। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, नजरें टोकरी पर टिकी थी। एक ताजी मोटी जंगली बत्तख घास से बंधी फड़फड़ा रही थी और पास ही बड़े बड़े हरे अंडे लाइन से रखे थे। मां ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये सच में तू लाया है? उसने एक अंडे को छूकर देखा, वो ठंडा और असली था। उसने झटके से अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये वही नकारा लड़का था जो दिन भर आवारागर्दी करता था।
लिन चंगन ने टोकरी चूल्हे के पास खिसकाई और कहा, बस किस्मत अच्छी थी, शायद ये बत्तख किसी और से लड़ते हुए घायल हो गई थी और नहीं पाई तो मैंने पकड़ ली। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये किस्मत नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। ये अंडे 15 दिन तक चलेंगे। और ये बत्तख भी कम से कम 34 किलो की है। शोर सुनकर छोटी बहन लिन शाओयर बाहर भाग कर आई। टोकरी में मीट देखकर उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी और मुंह में पानी आ गया। भैया, क्या ये मीट है? क्या हम आज मीट खाएंगे? बच्ची टोकरी पकड़कर खड़ी थी, छूना चाहती थी पर डर रही थी। उसकी ये हाल देखकर लिन चंगन का दिल भारी हो गया। उस जमाने में गांव के बच्चों को ढंग का खाना कहाँ नसीब होता था। साल में एक बार त्योहार पर ही मीट मिलता था। लिन चंगन ने बहन के सिर पे हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ, आज रात हम मीट ही खाएंगे। माँ, जल्दी पानी गर्म करो। ये बत्तख घायल थी, इसे जिंदा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इसे ताजा पकाना ही बेस्ट था। माँ ने भी लकड़ियों की परवाह नहीं की और तेजी से पानी उबालने लगी। शाम ढलते ही लिन फैमिली के आंगन से मीट की ऐसी जबरदस्त खुशबू उठी जो दरवाजे और खिड़कियों से बाहर जाने लगी। पड़ोस के कुत्तों के भी मुंह में पानी आ गया और वो भौंकने लगे। कढ़ाई में बत्तख पक रही थी, पीले तेल की एक लेयर ऊपर आ गई थी। माँ ने बस प्याज, अदरक और नमक डाला था पर वो खुशबू ही कातिल थी। तभी मेन दरवाजे से एक भारी आवाज आई। पिता का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंगन में घुसते ही उन्होंने जोर से सांस खींची। क्या खुशबू है? उन्होंने रसोई की तरफ देखा। तभी माँ एक बड़ा सा पतीला लेकर बाहर आई जिसमें से गर्मागर्म बत्तख के मीट की भाप उठ रही थी। उन्होंने खुशी से कहा, आ गए, जल्दी हाथ धो लो, आज हम मीट खाएंगे। उस पतीले को देखकर पिता के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये मीट कहाँ से आया? उनकी पहली रिएक्शन खुशी नहीं, डर थी। घर में चावल खत्म होने वाले थे, मीट खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं इस नालायक बेटे ने चोरी तो नहीं की? माँ अपने पति का चेहरा देखकर सब समझ गईं और तुरंत दोपहर की सारी कहानी सुना दी। ये सब चंदन नदी के पास से लाया है और 20 से ज्यादा अंडे भी लाया है। आज तो हमारे बच्चे ने कमाल कर दिया। लिन डेगुई ने शक भरी नजरों से लिन चंगन को देखा। वो जमीन पर बैठकर दादी के लिए बर्तन लगा रहा था। पिता को घूरते देखो बस मुस्कुराया, हाथ धो लो, खाना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। लिन डेगुई ने बस हम किया और बिना कुछ कहे हाथ धोने चले गए। खाने की मेज पर पांचों लोग बैठे थे। बीच में गर्मागर्म मीट का पतीला, साथ में फ्राई किए हुए सुनहरे बत्तख के अंडे और ताजे बन। ये नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। दादी खुशी के मारे आंसू पोंछने लगी। क्या बढ़िया दिन है, आखिर बुढ़ापे में इतना अच्छा खाना नसीब हुआ। लिन शाओयुए से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो चॉपस्टिक्स पकड़े बस मीट को भूले जा रही थी और बार बार थूक गटक रही थी। लिन डेगुई ने कड़क आवाज में कहा, खाना शुरू करो, पर उनकी अपनी आंखें मीट पर ही टिकी थीं। लिन चंगन ने चॉपस्टिक्स उठाई पर खुद के लिए नहीं। उसने सीधे पतीले से एक बड़ा सा डक लेग निकाला और दादी की कटोरी में रख दिया। लेग का मीट सॉफ्ट है, आपके दांत कमजोर हैं, आप ये खाओ। फिर उसने दूसरा डक लेग निकाला और छोटी बहन की कटोरी में डाल दिया। तुझे हाइट बढ़ानी है तो ये खा। शाओयुए खुशी से उछल पड़ी और लेग पर एक बड़ा सा बाइट मारा। उसके मुंह से तेल टपकने लगा। फिर लिन चंगन ने कुछ बढ़िया पीस निकाले और माँ की कटोरी में रख दिए। माँ, आप घर का सबसे ज्यादा काम करती हो, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। माँ की आंखें भर आईं। अरे बेटा, तू भी तो खा। आखिर में लिन चंगन ने बचे हुए सबसे अच्छे पीस, गर्दन और सिर, सब पिता की कटोरी में डाल दिया। पिताजी, आप घर के पिलर हैं, खेत में काम करते हैं, आप ज्यादा खाइए। ये सब करने के बाद उसने खुद के लिए बस थोड़ी सी ग्रेवी ली, उसमें आधा बन डुबोया और अंडों के साथ खाने लगा। पूरा परिवार हैरान रह गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, बस शाओयुए के मीट चबाने की आवाज आ रही थी। पिता अपने मीट से भरे बाउल को देखते रहे। क्या ये वही नकारा लड़का था जो सिर्फ ठूसना जानता था और काम के नाम पर जीरो था? पहले तो ये सारा मीट खुद अपनी प्लेट में भर लेता था, जैसे क्या हो गया? लिन चंगन ने पिता का हैरान चेहरा देखा तो हंस पड़ा। ऐसे क्या देख रहे कह रो, खाओ ना, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है। पिता के गले में जैसे कुछ अटक गया था, एक भी ताना मुंह से नहीं निकला। उन्होंने सिर झुकाया और मीट का एक बड़ा टुकड़ा खाया। बहुत टेस्टी था, पर दिल के अंदर अजीब सी खुशी और भावुकता महसूस हो रही थी। दादी ने चबाते हुए कहा, मेरा पोता बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, मुझे बहुत खुशी है। लिन चंगन बन खाते हुए बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। पिछली जिंदगी में वो अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे पाया था, पर इस बार वो सारी कमियां पूरी करेगा। इस मील ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया था। रात गहरी हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। लिन चंगन पश्चिमी कमरे में अपनी चारपाई पर लेटा था। उसे पास वाले कमरे से माँ बाप की आवाज आ रही थी। माँ ने पूछा, क्या हमारा बेटा सच में सुधर गया है? पिता ने कहा, नाटक कर रहा होगा, देखते हैं कितने दिन चलता है इसका ड्रामा। माँ बोली, मुझे नहीं लगता। उसकी आंखों में एक अक्सी चमक थी। पिता ने बात काटी, सो जाओ, अब कल खेत पर जाना है। लिन चंगन मुस्कुराया, इमेज सुधारने में टाइम लगेगा, एक बार मीट खिलाने से काम नहीं चलेगा। उसने आंखें बंद की और सिस्टम ओपन किया। रात के 12 बज चुके थे। स्काई आई इंटेलिजेंस सिस्टम लेवल 1। आज की इंटेलिजेंस रिफ्रेश हो चुकी है।
पहली खबर, पहाड़ के पीछे ओल्ड ड्रैगन केव के पास उत्तरी ढलान पर दो पुराने चीड़ के पेड़ों के बीच एक टॉप क्वालिटी वाइल्ड जिनसिंग मौजूद है। दूसरी खबर, छोटी बहन लिन शाओये ने आज पड़ोस की लड़की को एक नई डैकरॉन ड्रेस पहन देखा और अकेले में बैठकर बहुत रोई। वो हमेशा से ऐसी ही एक नई ड्रेस चाहती है। लिन चंगन की आंखें झटके से खुल गईं, नींद छुमंतर हो गई। वाइल्ड जिनसिंग, वो भी टॉप क्वालिटी का, इस जमाने में वो सीधा सीधा कैश और बहुत बड़ा खजाना था। और फिर उसने दूसरी रिपोर्ट देखी, उसकी छोटी बहन रोई थी। उसके दिमाग में शाओ का वो हंसता हुआ चेहरा आया जो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में भी खुश रहती थी। तो ये समझदार बच्ची अंदर ही अंदर इतना घुट रही थी। डाकरॉन ड्रेस चाहिए ना? उसने बाहर जाकर ठंडे पानी का एक मग्गा पिया। उस ठंडक ने उसकी रगों में एक नई एनर्जी भर दी। नींद अब कोसों दूर थी। उसने रात के बचे हुए 2 बन अपनी जेब में डाले और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सुबह का गांव डरावनी हद तक शांत था। लिन चंगन सीधा पहाड़ की तरफ नहीं गया, बल्कि गांव के पूरब में एक अकेले बने घर की तरफ मुड़ गया। ये घर पुराने शिकारी सन डेजू का था। सन डेजू एक अजीब आदमी था ना, कोई बीवी बच्चे और गुस्सा हमेशा नाक पर अगर किसी को पहाड़ पर जाना हो तो उससे एडवाइस लेना जरूरी था। लिन चंगन आज उससे टूल्स उधार लेने आया था। गिनसेंग खोदना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसके लिए लाल धागा, तांबे के सिक्के और खास औजार चाहिए होते हैं। खाली हाथ जाना बेवकूफी थी। वो सन डीजू के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर उस बूढ़े शिकारी की भारी आवाज गूंजी। कौन है वे? इतनी सुबह सुबह कौन भूत आ गया? लिन चंगन ने आवाज लगाई। अरे सन अंकल, मैं हूं। लिन चंगन दरवाजा खुला। सन डेजू ने एक पुराना लेदर कोट पहना था और हाथ में अपना हुक्का पकड़े हुए था। उसके माथे की सिलवटें बता रही थी कि वो बहुत चिढ़ा हुआ है। लिन फैमिली के छोटे लड़के, अब तुझे क्या दौरा पड़ गया? सो क्यों नहीं रहा, यहाँ क्या करने आया है? लिन चंगन बेशर्मों की तरह हंसते हुए अंदर घुसा और अपनी जेब से कुछ जंगली फल निकाल कर टेबल पर रख दिए। बस आपकी याद आ रही थी अंकल, सोचा मिलाऊं। सन डेजो ने झिड़कते हुए कहा, ये फालतू की बातें किसी और से करना, बिना मतलब के तू यहां नहीं आ सकता। क्या फिर कोई कांड कर दिया है? छिपने आया है? भाग यहां से। लिन चंगन एकदम सीरियस हो गया। मुझे पहाड़ के अंदर जाना है। सन डेजू के हाथ अचानक रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या करने? चिड़ियों के घोंसले तोड़ने या मेंढक पकड़ने? पहाड़ के अंदर खतरे ही खतरे हैं। उसने पूछा कि क्या ये सॉफ्ट स्किन इस जंगल में सरवाइव कर पाएगी? लिन चान ने कहा कि वो बस अपना लक ट्राई करने जा रहा है, शायद कोई गिनसिंग मिल जाए। सन डेजू जोर से हंसा और बोला, अस्तु, तुझे पता भी है कि 4 एली एएफ और 5 एली एएफ में डिफरेंस क्या होता है? 2-4 कॉमिक बुक्स पढ़कर खुद को बॉस मत समझ और यहां से दफा हो जा। लिन चांगन ने सीरियस होकर कहा कि वो सच में सन अंकल के टूल्स बोरो करना चाहता है। वो सूब और स्टिक और लुगू स्टिक ट्राई करेगा। वो बस पीछे वाले पहाड़ पर घूमेगा, डीप फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। संडेजू ने सीधा मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। एंसेस्टर्स के टाइम के ये टूल्स किसी नौसिखिए को नहीं दे सकता। टूट गए तो क्या तू पे कर पाएगा? और अगर जंगल में मर गया तो तेरा बाप मुझे आकर पकड़ेगा। बुड्ढे की जबान बहुत कड़वी थी, पर लिन चांगन टेंशन में नहीं था। उसने वहां लेटे बड़े से येलो डॉग हुजी पर नजर डाली। ये कुत्ता नॉर्मली बहुत अग्रेसिव रहता था, पर अभी लेजी होकर पूंछ हिला रहा था और उसका पेट हल्का सूजा हुआ था। सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सन डेजू का कुत्ता प्रेग्नेंट था और उसे न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत थी। लिन चांगन ने गहरी सांस ली, नीचे बैठा और सीधा कुत्ते के सिर को सहलाने लगा। सन डेजो चिल्लाया, उसे मत छूना, वो काट लेगा। लेकिन हुजी ने बस आराम से अपनी आंखें बंद कर ली और हल्की सी आवाज निकाली। लिन चांद में सहलाते हुए कैजुअली बोला, मुझे तो नहीं लगता कि ये काटता है, बल्कि ये तो थोड़ा परेशान लग रहा है। उसने सन अंकल से पूछा, क्या ये कुत्ता प्रेग्नेंट है? इसका पेट देखकर लगता है कि कम से कम 1 महीना तो हो गया है। सन डेजू हैरान रह गया। वो तुरंत नीचे बैठा और ध्यान से देखने लगा। उसने पूछा, तुझे कैसे पता चला? मेरा कुत्ता वुल्फ ब्रीड है, इसका नेचर बहुत वाइल्ड है। हाँ, पिछले 2 दिनों से इसकी डाइट बढ़ गई है और ये एक्टिव भी नहीं है। पर मैंने प्रेगनेंसी के बारे में तो सोचा ही नहीं था। लिन चांग ने सीरियसली कहा, ध्यान से देखिए, इसके निप्पल लाल हैं, पेट हैवी है और आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं है। इसे ही मदरली इंस्टिंक्ट कहते हैं। सन डेजो ने कुत्ते का पेट छुआ और सच में उसे कुछ हार्ड फील हुआ। उस बूढ़े चेहरे की झुर्रियां अचानक खुशी से खिल उठी। वो बोला, तभी मैं सोचूं कि ये इतना क्यों खा रही है, क्या बात है? अब इसके बच्चे होंगे। वो बूढ़ा हंटर पूरी जिंदगी अकेला रहा था। कुत्ते के बच्चे होने की खुशी उसे अपनी शादी से भी ज्यादा थी। लिन चांगान ने सही मौके पर चौका मारा और कहा, प्रेग्नेंट कुतिया को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर से काम नहीं चलेगा। इसे मीट चाहिए। मैं इसी मिशन से पहाड़ पर जा रहा हूं ताकि कुछ वाइल्ड गेम का शिकार कर सकूं। सन अंकल, अगर आप मुझे अपने टूल्स दे दें तो मैं जो भी वाइल्ड चिकन या रैबिट लाऊंगा उसका आधा हिस्सा
हुजी के न्यूट्रिशन के लिए आपको दे दूंगा, क्या ख्याल है? ये प्लान सीधा उसकी कमजोरी पर लगा। सन डेजू थोड़ा हेजिटेट हुआ। उसने लिन चांग को देखा, फिर कुत्ते को, और अपनी पाइप से दो कश खींचे। वो बोला, तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल तो काफी तेज है। वो मुड़ा कमरे के अंदर गया और एक ऑयल क्लॉथ का पैकेट सीधा लिन चांगन की तरफ फेंक दिया। उसने कहा, इसे रख ले, और सुबह स्टिक दीवार के पास है, खुद उठा ले। लिन चांगन ने पैकेट खोला तो उसमें लुगू स्टिक, रेड स्ट्रिंग, कॉपर कॉइन और छोटी कुल्हाड़ी सब मौजूद था। उसने थैंक यू कहा, पर सन डेजू ने सख्त चेहरे के साथ वार्निंग दी, ज्यादा खुश मत हो। पहाड़ के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अगर पहाड़ में कोई खतरा आ गया तो क्या करेगा? सिर्फ पीछे वाले पहाड़ पर ही घूमना। अगर डीप फॉरेस्ट में जाने की हिम्मत की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। लिन चांग ने सूब और स्टिक उठाई, अपनी बास्केट में डाली और मुड़कर भागते हुए बोला, आज रात मैं आपके लिए मीट लेकर आऊंगा। गांव से निकलते ही लिन चांगन सीधा पीछे वाले पहाड़ की तरफ भागा। जंगल में घुसते ही रोशनी कम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। पैरों के नीचे की मिट्टी काफी सॉफ्ट थी। वो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए नॉर्थ स्लोप की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता बहुत टफ था, हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं। लिन चांगन अपनी सुअबो स्टिक घुमाते हुए रास्ता बना रहा था, घास हटाते हुए। कई बार सांपों से भी सामना हुआ। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद पसीने से तरबतर होकर उसके पैरों में दर्द होने लगा। वो एक पेड़ के सहारे टिका, हांफते हुए मच्छरों को उड़ाने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। एक बार पैसे आ जाएं तो सबसे पहले एक मॉस्किटो रिपेलेंट खरीदूंगा। पहाड़ की चोटी पार करते ही नजारा क्लियर हो गया। सनी स्लोप पर लिन चांगान की आंखें चमक उठीं। सामने घास के बीच छोटी झाड़ियों पर पर्पल ब्लैक रंग के छोटे छोटे फल लगे थे। उसने एक फल तोड़ा और खाया। खट्टा मीठा जूस मुंह में फट पड़ा और उस प्योर फ्रूट फ्लेवर ने उसकी सारी एनर्जी वापस लौटा दी। लिन चांगान को अपनी छोटी बहन की याद आ गई कि अगर वो इसे खाएगी तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। उसने ढेर सारे फल तोड़े, उन्हें पत्तों में पैक किया और अपनी बास्केट के सबसे नीचे रख दिया। वो फिर से ऊपर चढ़ने लगा। अब पुराने पेड़ बढ़ने लगे थे। आखिरकार हांफते हुए उसे वो अंधेरा और डरावना ओल्ड ड्रैगन केव दिखाई दिया। गुफा के ऊपर स्लोप पर दो विशाल रेड पाइन ट्रीज किसी गेट कीपर की तरह खड़े थे। कोऑर्डिनेट्स ठीक इन्हीं दो पेड़ों के बीच का पॉइंट दिखा रहे थे। लिन चांग की हार्ट रेट बढ़ गई और उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। एक 5LE। अब विंसेंट ऐसा ट्रेजर था जो उसकी फैमिली का कई सालों का खर्चा उठा सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को काम किया, अपनी सुबह स्टिक को कसकर पकड़ा और उन पुराने पाइन ट्रीज की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें किसी ईगल की तरह घास के बीच उस ट्रेजर को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक हरे पौधे पर जाकर रुक गई। लंबे पत्ते, 5 ब्रांचेस और टॉप पर खून जैसे लाल रंग के बेरीज का गुच्छा, रेड ड्रैगन हेड। हाँ, ये वही था। उसकी वो स्टैंड आउट वाई बिल्कुल गलत नहीं हो सकती थी। ये एक 5LEF वाइल्ड जिनसेंग था। लिन चांगान इतना एक्साइटेड था कि वो ऑलमोस्ट घुटनों पर आ गया। लेकिन तभी सिस्टम का अलर्ट बजा। गिनसेंग के पास एक गार्डियन स्नेक है। उसने ध्यान से देखा और सच में गिनसेंग की रूट्स के राइट साइड एक पत्थर की दरार में अंगूठे जितनी मोटी एक रैट स्नेक कुंडली मारे बैठी थी। उसके पैटर्न्स बिल्कुल पत्थर जैसे थे। भले वो नॉन पॉइजनस सांप था, लेकिन अगर वो डर कर भागा और जिनसेंग की रूट्स टूट गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लिन चांगान ने पहले से तैयार रखी सूखी मगवोट घास निकाली, उसे जलाया, अपनी सांस रोकी और चुपचाप उस धुएं वाली घास को उसके पास रख दिया। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ घास में गायब हो गया। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्लियर हो चुका था। अब ये प्राइसलेस 5LE गिनसेंग उसका था। उसने रेड स्ट्रिंग और कॉपर कॉइन निकाला और घुटनों के बल बैठ गया। उसका फेस एकदम सीरियस था। अगर टूल्स लिए हैं तो रूल्स भी फॉलो करने होंगे। इसे ही रिस्पेक्ट कहते हैं। उसने मन ही मन कहा, माफ करना गिनसेंग ब्रदर, अब मेरे साथ घर चलो और आराम करो। लिन चांगन ने सुबह स्टिक उठाई और अपनी लाइफ में पहली बार जिनसेंग निकालने की प्रिपरेशन शुरू की। उसने बहुत केयरफुली कॉपर कॉइन वाली रेड स्ट्रिंग निकाली। पुराने हंटर्स का रूल था जिसे लॉकिंग द जिनसेंग कहते थे। मिथ्स कहते हैं कि वाइल्ड जिनसेंग में एनर्जी होती है। अगर इसे लॉक नहीं किया तो ये इंसानों की महक सूंघकर जमीन के अंदर भाग जाएगा। वैसे तो लिन चान एक रीबॉर्न मॉडर्न इंसान था और इन सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन सन डेजो के टूल्स यूज कर रहा था तो उसके रूल्स भी मानने पड़ेंगे। बस मन की शांति के लिए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने रेड स्ट्रिंग को तने पर लपेटा, एक स्लिप नॉट बांधा और कॉपर कॉइन से उसे सिक्योर कर दिया। अब ये जिनसेंग कहीं नहीं भाग सकता था। अगला स्टेप बहुत डेलिकेट था। लिन चांगन ने लुगू स्टिक उठाई और गिनसेंग के चारों ओर 1 फुट का सर्कल ड्रॉ किया। ऑपरेशन स्टार्ट। वो बुदबुदाते स्टिक से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। ये काम देखने में सिंपल लगता है, पर असल में बहुत रिस्की था। रूट्स बालों जैसी पतली होती हैं, एक भी टूटी तो प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा।
सूरज ऊपर चढ़ रहा था, पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, जिससे तेज जलन हो रही थी, लेकिन उसने पसीना पोंछने की भी हिम्मत नहीं की। कहीं हाथ कांपा और रूट्स टूट गई तो सब खत्म। 1 इंच 2 इंच मिट्टी हटती गई और गिनसेंग का टॉप बाहर आने लगा। लंबा पुराना और बारीक रूट्स के जाल से भरा हुआ लिन चांगन अपनी हार्ट रेट गिन रहा था। ये डेकेड्स पुरानी आइटम थी। 2 घंटे और बीत गए। लिन चांगन की कमर टूटने वाली थी, घुटने सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। आखिरी लेयर हटते ही उस गिनसेंग की पूरी बॉडी बाहर आ गई। मेन बॉडी एकदम मोटी थी, छिलके का रंग पुराना पीला था और पैटर्न्स लोहे के तारों जैसे थे। सबसे कमाल का था इसका शेप। मेन रूट बहुत थिक थी और उसकी 2 टांगे ऐसे खुली हुई थीं जैसे कोई छोटा मोटा इंसान दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसकी पतली बॉडी पूरी तरह फैली हुई थी, जो 1 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। इसकी कंडीशन इतनी परफेक्ट थी कि अगर कोई इसे 6LE F भी कहता तो लोग मान लेते। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से मिट्टी पकड़ी और एक झटके में पूरे जिनसिंग को मिट्टी की खुशबू के साथ अपनी हथेलियों में बाहर निकाल लिया। उस हैवी फील को देखकर उसका मन किया कि वो जोर से चिल्लाए, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। दौलत दिखानी नहीं चाहिए वरना भेड़िया आ जाएंगे। उसने फ्रेश मॉस और बर्च बाग से एक प्रोफेशनल पैकिंग बनाई, उसे अपनी बास्केट के सबसे नीचे रखा, पत्तों से कवर किया और आखिर में ब्लूबेरीज डालकर उसे छुपा दिया। ये ट्रिप तो सच में जैकपॉट थी। नीचे उतरने का रास्ता आसान था, पर लिन चांगन बहुत धीरे चल रहा था ताकि वो अपने ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर सके। पहाड़ के बीच में पहुंचते ही उसे नीचे से एक डरी हुई आवाज सुनाई दी, सनेर तू कहाँ है? ये उसके पिता लिन डेगुई की आवाज थी। लिन चांगन ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। उनके जूतों पर कीचड़ लगा था और चेहरे पर टेंशन और गुस्सा साफ दिख रहा था। लिन चान को देखते ही उनका गुस्सा भड़क उठा। बेवकूफ लड़के, सुबह सुबह गायब हो गया। क्या हमें डराकर मारना चाहता है? खेत का काम छोड़कर इस गहरे जंगल में भेड़ियों का खाना बनने आ गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं और तेरी माँ कैसे जिंदा रहते? लिन डेगुई ने मारने के लिए हाथ उठाया, पर लिन चांगन नहीं हटा। इन दिनों पहाड़ों में सच में जंगली जानवर होते थे और उसके पिता सच में डरे हुए थे। लिन चांगन मुस्कुराया और उन्हें शांत करते हुए बोला, अरे गुस्सा थूकिए, मैं तो बस अपनी छोटी बहन के लिए कुछ अच्छा खाने को ढूंढने आया था। ये देखिए। उसने अपनी बास्केट उतारी और आगे कर दी। लिन डेगी ने उन ब्लूबेरीज को देखा और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाए, इन बेकार से फलों के लिए तू अपनी जान दांव पर लगा रहा है? लिन चांगन बोला, ये दिमाग के लिए अच्छे होते हैं और वैसे भी मैं सिर्फ यही नहीं लाया, मैं घर के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर लाया हूँ। लिन डेगी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ फेंकना बंद कर। अगर तू 1 तोला सोना भी ले आए तो मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा। लिन चांगन हंसा, उसकी जरूरत नहीं है, आप ही मेरे बाप रहेंगे। उसने ब्लूबेरीज और पत्तों को हटाया और वो टाइटली पैक किया हुआ बर्च बाग का बंडल बाहर निकाल लिया। लेन डिगो एक किसान थे, उन्होंने कभी जिनसेंग नहीं निकाला था, पर ये पैकिंग वो पहचानते थे। ये वेटरन्स और बॉस लेवल के लोगों का रूल था। वो हैरान रह गए और पूछा, ये क्या है? लिन चांगन ने कहा, खुद खोल कर देखिए। लिन डेगू के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना कुदाल नीचे रखा, हाथ पोंछे और धीरे से घास की रस्सी को खोला। जब उस इंसान जैसी शेप वाले 5LE AF वाइल्ड जिनसिंग की झलक दिखी तो उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। उनकी आवाज कांप रही थी, क्या ये जिनसिंग है? डेज, लिन चांगन ने कामली कहा। 5LEF वाला। लिन डेगुई की टांगे कांप उठी और वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गए। ये वो ट्रेजर था जो किसी की जान बचा सकता था और बहुत सारा पैसा ला सकता था। उन्होंने अचानक सिर उठाया, आंखों में शक लिए पूछा, सान ये कहां से मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तूने इसे चुराया तो नहीं? उनका अपना बेटा जो खेत में ठीक से काम नहीं कर सकता, उसे ये स्किल कैसे आ सकती है? लिन चांगन ने बहाना पहले ही सोच रखा था। उसने आराम से जिनसेंग को वापस पैक किया और बोला, इस गहरे जंगल में मैं किससे चुरा था? क्या भगवान से चुरा था? मैंने इसे निकालना सन अंकल से सीखा है। लिन डेगी ने फ्राउन करते हुए पूछा, उस बुढ़े सन ने तुझे सिखाया? वो सोच रहे थे कि वो जिद्दी इंसान इस नालायक को कैसे सिखा सकता है। लिन चांग ने कहा, बिलीव नहीं होता तो वापस चलकर उसी से पूछ लेना। ये टूल्स भी मैंने सन अंकल से ही बोरो किए हैं। उसने अपने शौक में बैठे पिता को उठाया और बोला, चलिए घर चलकर बात करते हैं। ये आइटम बहुत प्रेशियस है, इसे रोशनी में ज्यादा नहीं रख सकते। लिंडेगी होश में आए, टेंशन में चारों तरफ देखा और बोले, हाँ घर चलो, जल्दी घर चलो। उन्होंने तुरंत लिन चांगन से बास्केट छीन ली, खुद पीठ पर टांग ली और कुदाल बेटे की तरफ फेंक दिया। बोले, तू बहुत केयरलेस है, कहीं से खराब ना कर दे। दोनों चोरों की तरह भागते हुए नीचे उतरे। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और जिनसिंग का बंडल टेबल पर रख दिया। पूरी फैमिली शॉक में थी। जो गेवा के हाथ की सुई लगभग उनके ही हाथ में चुभ गई। यहां तक कि छोटी बहन को भी पता था कि ये मूली बहुत वैल्यूएबल है।
उसने पूछा, भैया क्या इससे मुझे एक नई डेकोरेशन ड्रेस मिल सकती है? लिन चांगन हंसा, सौ ड्रेसेस आ जाएंगी, इससे सब खुशी से पागल ही हो रहे थे कि तभी कुत्तों के भौंकने के साथ आंगन का दरवाजा खटका सन डेजू की आवाज आई। लिन लाओसन बाहर निकल लिन डेगुई का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने पूछा, सन सच बता, क्या तूने ये गिनसेंग सन बुढ़े से चुराया है? लिन चांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। आप दरवाजा तो खोलिए। दरवाजा खुलते ही सन डेजू गुस्से में डंडा लिए हाफता हुआ खड़ा था। उसने पूछा, क्या चक्कर है? सुबह से कोई अतापता नहीं, मुझे लगा लिन चांदान को कोई भालू खा गया। अगर मेरे टूल्स खो गए न तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। असल में वो लड़के और टूल्स की टेंशन में था। ये बुड्ढा बाहर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट था। अंदर आते ही उस पुराने हंटर ने हवा सूंघी और पूछा, ये कैसी स्मेल है? इतनी हैरी मिट्टी की महक। फिर उसकी नजर टेबल पे रखे बंडल पर गई। वो मेडिसिन की महक किसी एक्सपर्ट से नहीं छुप सकती थी। सन डेजो तुरंत आगे बढ़ा और उसने बाग कवर हटा दिया। उस बुढ़े की सांसें अटक गईं, आंखें फटी रह गईं। उसने पूछा, 5LEAF ये तूने निकाला है? लिन डेगुई टेंशन से पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने कहा, ब्रदर, सन ये सन ने निकाला है। वो कह रहा था कि आपने उसे सिखाया है। सन डेजू का फेस अजीब सा हो गया। सिखाया? खाक सिखाया? इसने तो बस मुझसे टूल्स बोरो किए थे। लेकिन ये टेक्निक, रूट्स एकदम परफेक्ट हैं, हेड भी कंप्लीटली सेफ है। ये काम तो किसी वेटरन से भी ज्यादा क्लीन है। इस लड़के ने बिना किसी मास्टर के ये खुद सीख लिया। सन डेजू ने लिन चांग की तरफ गहरी नजर से देखा और लिन चांगन उसे देखकर आंख मार रहा था और मस्केबाजी वाला फेस बनाए हुए था। बुड्ढे का दिल पसीज गया। अगर उसने सच बता दिया तो पता नहीं ये बाप बेटे क्या करेंगे। और वैसे भी इस लड़के ने उसके टूल्स यूज करके 5 अफी जिनसेंग निकाला है। ये बात फैलेगी तो उसका भी रुतबा बढ़ेगा। सन डेजू ने 2 बार खासा हाथ पीछे किए और एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट वाला पोज बनाते हुए बोला, हाँ, मैंने ही इसे 2-4 बातें बताई थी। उसने तिरछी नजर से लिन डेगी को देखा और बोला, ये लड़का वैसे तो नालायक है, पर पहाड़ों के मामले में इसमें थोड़ा टैलेंट है। मैंने तो बस इसे एक रैंडम डायरेक्शन बताई थी कि वहां कोई ट्रेजर हो सकता है। मुझे नहीं पता था ये सच में उसे निकाल लाएगा। लिन डेगुई ने इमोशन में आकर सन डेजू के हाथ पकड़ लिए और बोले, ब्रदर सन, आप हमारी फैमिली के मसीहा हैं। सन डेजू ने कहा, ठीक है ठीक है। ये ड्रामा बंद कर। उसने जिनसिंग की तरफ देखा और कहा, आइटम बढ़िया है, पुराना है, अच्छी प्राइस मिल जाएगी। उसने अपने वापस मिले टूल्स चेक किए लिन चांग के हाथों से, ब्लूबेरीज ली, उन्हें मुंह में डाला और बोला, चल, कम से कम तेरे हाथ साफ हैं। अब ट्रेजर मिल गया है तो इसे जल्दी ठिकाने लगा। गांव में ढिंडोरा मत पीटना, दौलत दिखाई नहीं जाती, समझ गया? वो बुड्ढा अपने कुत्ते के साथ वहां से चला गया। लिन डेगुई ने राहत की सांस ली और बोले, सनैर, आगे से सन अंकल की रिस्पेक्ट करना, उनके पास असली स्किल है। लिन चांगन मन ही मन हंस रहा था। क्या मस्त असिस्ट था। अब उसकी सुधरा हुआ लड़का वाली इमेज एकदम सेट हो चुकी थी। अब अगला मिशन था इस 5L जिनसेंग को असली कैश में कन्वर्ट करना। उस रात लिन फैमिली के बुजुर्ग एक पल के लिए भी नहीं सोए। 5L इफ जिनसेंग को लाल रंग की अलमारी में लॉक किया गया था, पर बस चलता तो लिन डेगी उसे अपने गले में बांध कर सोते। डार्क सर्कल्स के साथ लिन डेगी सुबह उठे और अपनी पत्नी से बोले कि सबसे मोटा ब्लू कपड़ा लाओ और 2 उबले अंडे तैयार करो, हमें शहर जाना है। लिन चांग ने उबासी लेते हुए पूछा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कोई बम थोड़ी है। लिन डेगुई ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोले, तुझे क्या पता बेवकूफ, ये हमारी फैमिली की लाइफ है। रास्ते में थोड़ा अलर्ट रहना और फालतू बकवास मत करना। दोनों घर से निकले लिन डेगुई। टाउन के परचेज स्टेशन जाना चाहते थे क्योंकि वो रास्ता जाना पहचाना था, पर लिन चांग ने उन्हें रोका और कहा, टाउन नहीं, हम काउंटी सिटी जाएंगे। लिन डेगुई ने पूछा, इतनी दूर धक्के क्यों खाने? टाउन का ओल्ड ड्यू क्या हमें धोखा देगा? लिन चांगान ने समझाया, वो गवर्नमेंट रेट पर डील करेगा, क्या अपनी जेब से पैसे देगा? मैंने सन अंकल से सुना है कि काउंटी की मेडिसिन कंपनी को प्रोविंशियल लीडर्स की दवा के लिए वाइल्ड जिनसिंग की सख्त जरूरत है। काउंटी सिटी के परचेज स्टेशन ने हाई क्वालिटी वाइल्ड जिनसिंग की बहुत डिमांड है और उनका प्राइस टाउन से 50% ज्यादा है। अपने पिता को यकीन दिलाने के लिए उसे फिर से सन डेजू का नाम यूज करना पड़ा और एक्सपेक्टेडली जैसे ही लिन डेगुई ने सुना कि ये सन डेजू ने कहा है, वो मान गए। उन्होंने पूछा, सच में ज्यादा पैसे मिलेंगे? लिन चांगन बोला, 100% इसके बिकते ही मैं छोटी बहन के लिए ड्रेस लाऊंगा, माँ के लिए ब्राउन शुगर और आपके लिए बढ़िया शराब। लिन डेगुई के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मान लिया, ठीक है, काउंटी सिटी ही चलते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन टीम से घोड़ा गाड़ी ली और दोनों नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। सेल्स वुमन सिस्टर ली अपने बेटे की शादी के डाउरी पैसों के लिए परेशान थी। इधर गिनसिंग बेचने का प्लान सेट था और छोटी बहन की ड्रेस का जुगाड़ भी हो गया था। उन दिनों दखरों का कपड़ा बहुत डिमांड में होता था और उसके लिए कूपन्स चाहिए होते थे।
बिना कूपन वाला ये रिजेक्टेड कपड़ा तो मानो कोई जैकपॉट था। लिन डेगुई ने मुड़कर देखा और पूछा, तो क्यों दांत फाड़ रहा है? लिन चांगा ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ ये जिनसेंग कितने में बिकेगा, आपके हिसाब से क्या रेट मिलेगा? लिन डेगुई ने अंदाजा लगाया, कम से कम 300-400 तो मिल ही जाएंगे। लिन चांगर ने हाथ की 5 उंगलियां खोली और बोला, थोड़ा बड़ा सोचिए, इससे कम पर तो मैं बेचूंगा ही नहीं। लिन डेगुई के हाथ से चाबुक छूटते छूटते बचा। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, 500? पागल हो गया है क्या? इतने पैसों में तो 3 बड़े ईंट के मकान बन जाएंगे। लिन चांगान ने कॉन्फिडेंस से कहा, बस देखते जाइए। 3 घंटे बाद घोड़ागाड़ी काउंटी सिटी में एंटर हुई। दोनों ने गाड़ी पार्क की और सीधे मेडिसिन शॉप की तरफ गए। 2 मंजिला लाल बिल्डिंग से हर्बल मेडिसिन की महक आ रही थी। काउंटर के पीछे चश्मा लगाए एक मिडिल एज्ड आदमी चिढ़कर एबाकस चला रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। लिन डेगुई ने डरते डरते पूछा, कॉमरेड, क्या आप हर्ब्स खरीदते हैं? उस आदमी ने बिना सिर उठाए कहा, रेट लिस्ट दीवार पर चिपकी है, खुद पढ़ लो, और अगर नॉर्मल आइटम है तो बैकयार्ड में जाओ। लिन डेगी चुप हो गए, लेकिन लिन चांगन आगे बढ़ा, काउंटर पर नकल से नॉक किया और बोला, नेता, मेरे पास एक बड़ा आइटम है, वो बैकयार्ड में हैंडल नहीं हो पाएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक भारीपन था। आदमी ने अपना अबैकस रोका, सिर उठाया और उस लड़के को स्कैन किया। कपड़े पुराने थे पर चेहरे पर एक तेज था और आंखें चमक रही थीं, किसी नॉर्मल किसान जैसा बिल्कुल नहीं। उसने पूछा, कितना बड़ा आइटम है? वाइल्ड चिकन नेक और ओल्ड वाइल्ड जिनसिंग। लिन चांग lowered his voice and told Wu Pie. The old ginseng man suddenly stood up, knocking over his chair. His attitude did a 180 DG REE turn. He quickly walked out and greeted the villager, Hurry, please come in. He had someone pour tea, and once they entered the reception room and the door closed, Lin Diggy trembled as he untied the bundle, revealing the ginseng package. The man put on gloves, took a magnifying glass, and carefully lifted the picture. The tree was like Wu Pie's furnace head, slender, and the roots were like iron wires. The man praised repeatedly, good stuff, really good stuff. A decades-old item dug up so carefully, not even the skin is broken. After looking at it for a full 10 minutes, the man took off his gloves and said, Villager, this ginseng, we will accept it as a special grade wild ginseng. The market price is 500, but I will make the decision to give you $600. How about that? 600, Lin? Degui's heart was pounding wildly. Just as he was about to nod, his thigh was pinched hard. Lin Chang'en smiled, shook his head, and said, Neta, 600 is a lot, but this whoopee is hard to come by. He heard Grandpa Son say that the Provincial Medicinal Herbs Company also offered 1,000 online. Although they were country folk, they knew that goods were sold on their appearance. If they could only give 600, then they would just take the trouble to go to the provincial capital to take a look. He was bluffing the station master. The system said this station master was in short supply of goods, like a fire burning without cats, and this ginseng was his right medicine. Sure enough, the station master's face changed, and he quickly stopped them, saying, Don't rush, the price is negotiable. Bringing this ginseng in is a great merit, and the bonus is more than this amount. The station master gritted his teeth, stretched out 8 fingers, and said, 800. This is the top price. In the whole county apart from me, no one can offer this price. 800. Lin Digui was dumbfounded. His lips were trembling. Lin Chang looked at the station master's pained but eager expression and knew he had fallen into the trap. He slapped his thigh and said, Deal director, Lin is straightforward, 800 it is. 10 minutes later, Lin Digui walked out of the gate holding the blue cloth bundle. He went in with ginseng and came out with 8 large bills. Lin Digui held the bundle tightly to his chest, walking awkwardly, his face the color of pig liver, looking at everyone like a thief. He said, Let's hurry home. This is too scary. Lin Chaman said, Calm down, money earned is meant to be spent. To get a wife, you also need to buy things. The dress promised to little sister Mom's brown sugar and the torn bed cover at home. He pulled his old man straight to the department store. He said today they had money and the confidence to go shopping. With this $800 as a foundation, the next step was that batch of flawed goods. Entering the department store, Lin Chanan headed straight for the textile counter. Behind the counter, Sister Lee with permed hair was listlessly cracking melon seeds, her face full of sorrow. Lin Changwan glanced at the system intelligence, and a confident smile appeared on his lips. Sister Lee's son was getting married and needed money. What a coincidence, he was here to deliver warmth. He called out, Sister naturally asking if she was busy. Sister Lee was taken aback, asking, Young man, are you buying cloth? Do you have coupons? Lin Changwan said he wasn't buying cloth, he wanted to inquire about something. He lowered his voice, leaned in mysteriously and said, I heard the counter has a batch of clearance goods.
Sister Lee's melon seeds stopped at her mouth. Her eyes instantly became vigilant, asking him who he heard it from. Lin Changan told her not to worry about that, saying he saw from her face that she was destined for great wealth, but the slight worry between her brows must be because of money. He leaned in closer and said, I know you're tight on money recently and want to handle your son's affairs. As long as you give me that batch of cloth, I guarantee you won't suffer a loss. Lin Changan's voice, though very low, sounded like a thunderclap in Sister Lee's ears. The melon seeds in Sister Lee's hand fell back into the plate with a clatter. She suddenly sat up straight. Staring intently at Lin Changan, her eyes filled with 3 parts vigilance and a hint of surprise, she asked how the boy knew her family had an event coming up. This was something she hadn't even hinted at to her counter colleagues, afraid others would say she was distracted from work for her son's bride price. Lin Chang laughed inwardly but kept an expression of, I know it all on his face. He told her not to worry about how he knew, saying her face was a blessed one destined for wealth and many grandchildren. The slight worry between her brows was definitely about money. After a few high hats were placed, Sister Lee's expression visibly softened. She told him to stop being glib and asked if he was here to buy clearance cloth. Lin Changan acted mysteriously, leaning on the counter and pointing to the pile of things covered with oil paper in the corner. He said honestly, that batch of cloth is a defective product with stiff printing, right? It takes up space in the warehouse, the Neta finds it annoying and it bothers you too. If you can't sell it, your bonus will be deducted, won't it? Sister Lee felt a jolt in her heart. This batch of misprinted Dacron was indeed her worry. The mandatory task assigned meant that if she couldn't sell it, her skills bonus would be deducted, but the pattern on this cloth was skewed. City folks looked down on it and country folks couldn't buy it without coupons, so it was stuck in her hands. Lin Chang patted his chest and said, I'm here today to relieve your worries. I'll take all this cloth, no coupons needed. Give me an internal price, I'll clear your inventory. You get your skills bonus, perfect for giving a gift to the eldest nephew. This is a win-win. Sister Lee was truly tempted, sizing Lin Changan up. Seeing the young man's bright eyes and efficient manner, she asked if he could really swallow all of it. This pile must be over 100 feet. Lin Chang calmly took out the stack of warm large bills from his pocket, deliberately exposing a corner. Sister Lee's eyes lit up. She agreed readily, looking left and right. Seeing the manager wasn't there, she lowered her voice and said, normally this was $1.20 a foot and required coupons, but since it was a package deal considered defective, she'd give him 60 cents without coupons. 60 cents was practically cabbage price. You have to know that Dacron was a high-end good in those days, smooth and crisp to wear. The girls and young wives in the village dreamed of having a piece. Without a second word, Lin Chang then directly counted the money. Over $60 was slapped on the counter in exchange for that large pile of colorful fabric. Sister Lee counted the money, smiling so wide the powder on her face almost fell off. With the inventory cleared, her bonus was secure and her son's bride price was settled. She praised him as someone who handles big things, telling him to come to her if he needed anything in the future. Lin Changan climbed up the pole, pulling out a handful of white rabbit milk candies from his pocket and stuffing them over, saying, share the joy, wishing the eldest nephew an early precious son. This move completely delighted Sister Lee. Before he left, she even specially gave him 2 red hair ties as a bonus. Outside the department store, Lin Degui carried that large bundle of cloth, feeling like he was floating. He asked the third child, so much cloth and no coupons needed. Only 60 cents. Lin Degui felt his lifetime of experience was inadequate. Working himself half to death in the village for a day's work, points only amounted to a few cents. His son had saved several tens of bucks with a turn of his hand. Lin Changan played with the remaining money in his hand. This was the information gap. They were anxious to clear inventory and he was anxious to buy. He told his dad to go buy some other things. The father and son went to the non-staple food store again. This time, Lin Degui didn't stop him. Whatever his son said to buy, they bought. 2 bottles of good wine, 2 pounds of brown sugar, a large bag of white rubbed milk candies. Also bought a few floral hair clips for the little sister. Finally, Lin Chang went to the butcher shop and cut 5 pounds of fatty pork. The oily white meat dangling from his hand made one's mouth water just looking at it. On the way back, the sun was setting and the horse cart was fully loaded. Lin Degui drove the cart, humming a tune, cracking the whip louder than when they came, praising the third child's bright mind. Returning to Kingshan village, it was just knocking off time. Under the big willow tree at the village entrance, a crowd had gathered. As soon as the Lin family's big green horse cart entered the village, it immediately attracted everyone's attention. The villagers discussed animatedly, their eyes full of envy and jealousy. Old man Liu, squatting on a stone knocking his pipe, saw this scene. His eyes turned red.
Brother Lin has struck it rich. Is this emptying the family savings? Just as Lin Degi was about to pull a long face, Lin Changan preempted him, sitting in the cart box, raising the meat in his hand towards old man Liu. Went to town to do a little something for a relative, brought some things back on the way. Gotta live life, can't drink cold water every day, right? These words were watertight, neither revealing their wealth nor choking old man Liu back. The horse cart entered the yard. Zhou Guiwa was feeding the chickens and little sister Lin Xiaoye was squatting on the ground counting ants. Lin Changan jumped off the cart, tossing the big chunk of meat into Zhou Guiwa's arms. He said, "Tonight we'll fry meat sauce and eat noodles." Lin Xiaoye screamed and rushed over. Then Lin Changan, like doing a magic trick, pulled out the white rabbit milk candies and hair clips, saying they were all hers. Lin Xiaoye held the candy and hair clips, her mouth wide open, asking, "Brother, really for me?" Lin Changan said, "Of course, I promised to make you the prettiest girl in the village." Lin Xiaoyu's eyes reddened, and with a wah, she cried, throwing herself into Lin Changan's arms, saying, "Brother, you're so good, I thought you were coaxing me to play." At this time, Lin Degi carried that large bundle of dacron into the house. When Zhou Guiha saw it, her hands trembled. "So much dacron. How much did it cost? Where did you get the coupons?" Lin Degi looked smug, saying, "No coupons, the third child bought clearance goods cheap." He vividly narrated the process of buying the cloth. Zhou Guiha stroked the smooth fabric, tears streaming down uncontrollably. She had never worn such good cloth in her life. This bundle was enough to make 2 new outfits for everyone in the family, and still have enough for a burial suit for the old lady. At the dinner table, the aroma of meat wafted again. Lin Degui, drinking good wine flushed with health, asked third, "How much money is left?" Lin Changan pulled out the remaining large handful of money. Without counting it, he pushed it directly to Zhou Guiwa, telling mom to keep it and arrange the family expenses in the future, just leaving him 10 or 8 bucks for pocket money. Over 600 bucks, Zhou Guiwa looked at that thick stack of money, not daring to take it. Lin Changan told her to take it first, fix the broken house so it wouldn't leak wind in the winter, then pay the little sister's tuition and buy some good medicine for grandma's old, cold legs. His words warmed the hearts of the whole family. Lin Degui downed a glass of wine and said, "From now on, the family listens to the third child." Late at night, in the quiet, Lin Changan summoned the system panel. This month's intelligence had refreshed the first piece. The scoundrel Zhang Lazy from the neighboring village will squat in the small woods behind the village tomorrow morning. He has targeted the solitary He Xiao Xiao, preparing to act like a hooligan. The second piece, He Xiao Xiao, is actually the old hunter's son Diju's grandniece. Back then, when the family divided, they fell out and cut off contact, but He Xiao Xiao always missed her second grandpa. Seeing these 2 pieces of intelligence, Lin Changan's eyes narrowed. He Xiao Xiao, that white moonlight he used as a shield, Zhang Lazy dared to hit on his bamboo shadow? Lin Changan cracked his knuckles. This opportunity to kill 2 birds with 1 stone had come. His skill could draw him closer to He Shon Zhao, and he could use the second piece of intelligence to resolve the knot between the grandfather and granddaughter, completely stabilizing the connection with Sun Deju. The moon climbed to the treetops, the cicadas chirping annoyingly. Lin Changan, carrying 2 pounds of fatty meat and a few feet of dacron, strode out the door. He first went to his eldest sister's house. Putting the things down, his eldest sister, Lin Mingfang, looked at the meat and cloth with red eyes, only asking her brother if he had struck it rich. Lin Chang didn't explain much, using the excuse of matters at home to hurry back. Between Kingshan village and the neighboring Liuho brigade, there was a patch of wild ghost woods. The trees were dense, the grass overgrown, and even in broad daylight it felt eerie. Walking to the edge of the woods, Lin Chan deliberately slowed his pace. A burst of panic, cries for help drifted on the wind. The voice wasn't loud, clearly muffled. Lin Changan's eyes glinted sharply. Gripping the thick wooden stick he had grabbed along the way tightly, he hunched over and sneaked closer. Deep in the woods, under a large locust tree, He Xiao Xiao was forced into a corner. She clutched a bamboo basket tightly in her arms, her face pale, trembling all over. That pockmarked Zhang Lazy was grinning sinisterly, inching closer step by step. Zhang Lazy told He Xiao Xiao not to run, saying he just wanted to talk about life with her and get intimate along the way. He Xiao Xiao shouted at him not to come closer, that she was going to scream for people. Zhang Lazy was fearless, saying, "At high noon, there isn't even a ghost around. You can scream yourself hoarse, no one will pay attention." He suddenly reached out and grabbed He Xiao Xiao's arm. The basket fell to the ground with a thud, eggs shattering everywhere.
Zhang Lazy got scratched and flew into a rage out of humiliation, raising his hand to slap her, cursing her for not appreciating favors and that he would deal with her today. A stone whistled through the air, accurately smashing into the back of Zhang Lazy's head. From the shadows of the bushes, Lin Chang'an used the momentum to lift his leg and ruthlessly kicked Zhang Lazy in the waist. Zhang Lazy flew 2 meters out, getting a mouthful of dirt. His Xiao Xiao was still in shock tears. Zhang Lazy got up, spat out the dirt, pulled out a switchblade, and gestured threateningly, telling Lin Chang to mind his own business. If he knew what was good for him, or he'd bleed him out. Lin Chang just found it funny, saying, "Who are you trying to scare with that broken knife?" Believed. Zhang Lazy only had the skill to bully women. Running into his grandpa today meant he was out of luck. Zhang Lazy charged forward, swinging the knife. His fighting was all ruthlessness, no technique. Lin Chang'an didn't retreat. He met the knife, took a step forward, and his body suddenly jerked to the side. The wooden stick whipped out like a lash, striking right on the wrist. Zhang Lazy screamed miserably. The knife flew away. Before he could react, another kick hit right in his lower abdomen. Zhang Lazy knelt on the ground, clutching his stomach, throwing up acid. Lin Chang'an stepped up and delivered 2 big slaps, left and right, slapping him once for every question asked. After a few hits, Zhang Lazy's face was swollen like a pig's head, repeatedly begging for mercy, saying he wouldn't dare again. Lin Chang'an stepped close and spat fiercely, telling him to scram, and if he ever saw him loitering around this area again, he'd beat him. Every time he saw him, Zhang Lazy scrambled and crawled away, disappearing into the woods. The woods quieted down. Lin Chan turned around. His Xiao Xiao was still leaning against a tree, trembling. The top buttons of her shirt were torn open, her clothes disheveled, looking pitiful. Lin Chang'an picked up the basket, placed it aside, took off his coat and handed it over, telling her to put it on to avoid catching a cold. His Xiao Xiao wrapped the clothes tightly around herself, tears pouring down, saying if it weren't for him today, she would be finished. Lin Chang'an said, "We're fellow villagers, no need to be polite. Zhang Lazy is just a coward. A beating makes him honest." His Xiao Xiao looked at this tall figure who had beaten the bad guy away. The previous impression of a slacker was completely shattered. This was clearly, His Xiao Xiao looked at the broken eggs on the ground, hesitating to speak. Lin Chang'an spoke frankly, saying she was going to the east of the village to Grandpa Sun's house. His Xiao Xiao's eyes widened, asking how he knew. This was a secret her father strictly forbade her from associating with her second grandpa. Lin Chang'an said, "What's so hard to guess? This road leads straight to Grandpa Sun's house. Besides, I'm familiar with Grandpa Sun. I heard him mention once that he has a grandniece who is quite filial, but her family is strict." These made-up words made His Xiao Xiao feel a pang of sorrow. Lin Chang'an struck while the iron was hot, saying, "Exactly, the old man has a tough mouth, but a soft heart. It just so happens, I also need to go return something. The eggs are broken. It's fine. I still have some wild fruits there. Let's go together, we'll say I bought them." He Xiao Xiao asked if it was alright. Lin Chang said, "Yes, I'll cover for you. Your dad won't know. Let's go. Grandpa Sun will be so happy to see you." Lin Chang picked up the empty basket and waved his hand. Xiao Xiao looked at his open smile, completely dropped her guard, and nodded. The two walked out of the woods one after another. Lin Chang'an calculated that this move was stable. Saving someone brings you closer, and you can also use He Xiao Xiao's hands to solidify the relationship with the old hunter. He Xiao Xiao suddenly spoke, saying the way he fought just now was pretty formidable. Lin Chan looked back to see the girl blushing, looking down at her toes. He grinned and said, "That's to protect the village's college student, I have to be formidable." That red thread casually tossed out indoors before seemed to have truly sacrificed itself. Arriving at Sun Dezu's door, the big yellow dog started barking again. Lin Chang'an pushed the courtyard door open and yelled, "Huzi, stop barking, it's our own people." Sun Dezu was sunbathing. Seeing Lin Chang'an lead a girl in, the old man froze. That wrinkle-covered face instantly stiffened. The old hunter's hands trembled. He almost couldn't hold his pipe bowl. In his wildest dreams, he never thought the grandniece he yearned for day and night, but dared not see, would actually be led in by this third child of the Lin family. Lin Chang'an put the empty basket on the stone table, winked at the stunned grandfather and granddaughter, and said, "Grandpa Sun, look, who's here? You have to treat us to this meal." The atmosphere in the Sun family courtyard was freezing. Sun Dezu stood there, caught off guard, his pipe bowl shaking. He stared fixedly at He Xiao Xiao. The originally shocked old eyes slowly filled with
ये जिद थी और बच्चों पर बर्डन ना बनने की हेल्पलेसनेस। बूढ़े का चेहरा ब्लैक पड़ गया, दरवाजे की तरफ पीठ घुमाई और स्टोन जैसी हार्ड वॉइस में चिल्लाया, कहा यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। तुम्हारे डैड को पता चला तो टांगे तोड़ देंगे। शाओ शाओ पहले ही हर्ट थी, इस डांट ने तो डायरेक्ट उसकी आंखों में आंसू ला दिए, बॉडी शिवर कर रही थी। रोते हुए बोली, अरे ये मुझे मार का डर नहीं है, मैं बस आपसे मिलने आई थी। सन डेजू की वॉइस और हाई पिच पर चली गई, जैसे किसी प्लेग गॉड को भगा रहा हो। खा यहाँ देखने के लिए है ही क्या? ये बूढ़ा अभी मरेगा नहीं? उसे कहो यहाँ से जाए और आइसोर ना बने। लिन चांगन साइड में खड़ा सब क्लियर देख रहा था। ये बूढ़ा बाहर से टफ बन रहा है पर अंदर से अपनी ग्रैंडडॉटर के लिए तड़प रहा है, बस हार्टलेस बनने का नाटक कर रहा है। लिन चांगन चौड़े में आगे बढ़ा, सन डेजू का हाथ पकड़ा और उसे स्टोन बेंच पर बैठा दिया। कहा, यह मजाक नहीं है। शवशा इतनी दूर से आई है, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और आप उसे भगा रहे हैं। ये किंगशान के मर्दों का स्टाइल नहीं है। संडेजू ने घूर कर देखा। कहा, तुझे क्या पता बे, ये सन फैमिली का पर्सनल मैटर है। तू आउटसाइडर है, बीच में इंटरफेयर मत कर। लिन चांग ने बिना गुस्सा किए वो एम्प्टी बास्केट सन डेजू की आंखों के सामने हिलाई। का हाँ, मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन आज मैं शौशा का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। जरा इस बास्केट को देखो, इसमें अंडे भरे थे जो शौशा ने अपना पेट काटकर आपके लिए सेव किए थे। लेकिन रास्ते में वो बास्टर्ड जंग आइजी मिल गया। उसने बच्ची को इतना डराया कि बास्केट गिर गई और सब टूट गया। सन डेजू एकदम पलटा, उसकी बूढ़ी आंखों में अचानक एक किलर ऑरा चमक उठा। ये वो इंसान था जिसने ब्लैक बेयर्स का शिकार किया था। गुर्रा कर बोला, क्या उस कुत्ते जान इजी ने शाओ शाओ को बुली किया? लिन चांगन ने कहा, बिल्कुल, अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो आज शाओ शाओ का बचना मुश्किल था। उसने बात को अधूरा छोड़कर एक साय लिखा, शाओ शाओ ने इतना सब झेला फिर भी घर जाने को तैयार नहीं थी। बस जिद पकड़े थी कि पहले आपसे मिलेगी, और आप हैं कि उसे भगा रहे हैं। क्या आपका हार्ट स्टोन का बना है? इस बात ने सन डेजू का डिफेंस पूरी तरह तोड़ दिया। उसने ही शाओ शाओ के कांपते शोल्डर्स को देखा। उसके ऊपर जो मेंस जैकेट थी वो साफ बता रही थी कि क्या हुआ था। बूढ़े का दिल जैसे सुइयों से छलनी हो गया। सन डेजू कांपते पैरों से खड़ा हुआ, पास जाकर अपना रफ हाथ बच्ची के सिर पर रखना चाहा, पर हाथ गंदे थे इसलिए हवा में ही रुक गया। भारी आवाज में पूछा, क्या उस जानवर ने तुझे चोट पहुंचाई? कि शाओशाओ का कंट्रोल अब पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए बूढ़े के गले लग गई। इतने सालों का सारा दर्द और आंसू छलक पड़े। सन डेजू के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो अपनी ग्रैंडडॉटर की पीठ थपथपाते हुए बोला, सब ठीक है। तेरा ये अभी जिंदा है। जो भी तुझे बुली करेगा मैं उसकी स्किन उधेड़ दूंगा। बड़ा येलो डॉग फुजी भी इमोशन समझ गया। बिना भौंके चुपचाप आकर शाओ शाओ के पैरों से रगड़ने लगा। लिन चांगन साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्लान सक्सेसफुल हो गया था। रोने के बाद कोर्टयार्ड का एटमॉस्फेयर एकदम बदल गया। शाओ शाओ ने अपने स्लीव्स फोल्ड किए और सफाई करने लगी, कपड़े धोने लगी। सन डेजू उसे रोक नहीं पाया, बस बैठकर स्मोक करता रहा। उसकी आंखों में इतना प्यार था जैसे वो कोई और इंसान बन गया हो। लिन चांगन भी खाली नहीं बैठा, वो सीधा किचन की तरफ गया, लकड़ी काटी और पानी गर्म करने लगा। आग तेज करते हुए बोला, संदाय, ये डॉग सच में प्रेग्नेंट है। इसका नेचर सॉफ्ट हो गया है, इसे कुछ अच्छा खाने को दीजिए। सन डेजो ने नॉट किया और कहा, प्रेग्नेंट है। उसने लिन चांगन की तरफ एक अप्रूवल वाली नजर से देखा। कहा, तेरी ऑब्जर्वेशन शार्प है। कल मुझे लगा तू बकवास कर रहा है, पर आज देखा तो सच में अलग है। लिन चांगन ने भी चौड़े होकर कहा, मेरा विजन कभी गलत नहीं होता। सन डेजो ने एक स्नॉट किया, अपना पाइप झटकते हुए बोला, जो तूने किया उसके लिए मैं तेरा एहसानमंद हूँ। फ्यूचर में जब भी माउंटेन जाए और कुछ चाहिए हो तो डायरेक्ट मांग लेना, हेजिटेट मत करना। लिन चांगन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ये बूढ़ा पूरे इलाके में बहुत रिस्पेक्टेड था। विलेज सेक्रेटरी भी इसे अंकल कहता था। इस एक लाइन का मतलब था कि अब वो विलेज में सीना तान कर चल सकता है। लिन चांगन ने जानबूझकर बात को थोड़ा घुमाते हुए कहा, मैं और शाओ शाओ तो आपके बच्चे हैं, आपकी केयर करना हमारी ड्यूटी है। ये कहते हुए उसने चुपके से कपड़े सुखाती हुई शाओ शाओ को देखा। सन डेजू कोई बेवकूफ नहीं था, वो सब समझ गया। उसने अपनी हार्ड वर्किंग ग्रैंड डॉटर को देखा और फिर टॉल और स्मार्ट लिन चांग को। ये लड़का पहले एक लूजर था, लेकिन आजकल इसके स्किल, हिम्मत और ये शार्पनेस देखकर लगता है कि ये मेरी पोती के लिए परफेक्ट मैच है। सन डेजू ने लिन चांग पर उंगली उठाते हुए कहा, मेरे साथ माइंड गेम्स मत खेलना। अगर मुझे पता चला कि तूने शाओ शाओ को बुली किया तो मेरी हंटिंग गन किसी को नहीं पहचानेगी। लिन चांगन हंसते हुए बोला, ऐसा चांस ही नहीं मिलेगा। मैं तो उसे हमेशा खुश रखूंगा। उधर शाओ शाओ ने जब ये सुना तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। हाथ से कपड़े गिरते गिरते बचे, पर अंदर से बहुत स्वीट फीलिंग आ रही थी। दोपहर के 3 बज चुके थे।
शाओ शाओ ज्यादा देर रुक नहीं सकती थी, वरना घर पर शक हो जाता। उसने रोते हुए अपने एरिया को गुड बाय कहा। लिन चंगनान उसे एस्कॉर्ट करते हुए वापस ले जाने लगा। रास्ते में एटमॉस्फेयर बहुत रोमांटिक था। विलेज के क्रॉस रोड पर आकर लिन चांगनान रुक गया, कहा बस यहाँ तक, आगे किसी ने देख लिया तो तेरी रेपुटेशन खराब होगी। शाओ शाओ ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। डूबते सूरज की गोल्डन लाइट उसके शार्प चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, आज के लिए सच में थैंक यू, और मुझे एरिया से मिलवाने के लिए भी। लिन चांगन ने स्माइल करते हुए कहा, रे इसमें थैंक यू कैसा, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक बार बोलना, तेरा बॉडीगार्ड हाजिर हो जाएगा। शाओ ने अपना होंठ काटा और अचानक शर्माते हुए अपनी पिंकी फिंगर आगे कर दी। बोली, तो फिर पिंकी प्रॉमिस करो, तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया था, अब चीटिंग नहीं चलेगी। लिन चांग एक सेकंड के लिए शॉक रह गया। वो तो उसने शादी डालते वक्त बस ऐसे ही कह दिया था, उसे लगा नहीं था कि वो उसे इतना सीरियसली ले लेगी। क्या ये नेक्स्ट टाइम मिलने का कोई बहाना था? उसने अपना रफ हाथ आगे बढ़ाया और उस छोटी सी पिंकी फिंगर को लॉक कर लिया। कहा, डन पिंकी प्रॉमिस, 100 साल तक नहीं टूटेगा, अगली बार पक्का क्रीम आइसक्रीम खिलाऊंगा। शाओ शाओ ने कहा, प्रॉमिस याद रखना। वो मुड़ी और कुछ कदम दौड़कर पीछे पलटी, एक हैप्पी डियर की तरह जोर से मुस्कुराई। लिन चांगन अपनी नाक खुजलाते हुए सोचने लगा, क्या मेरा रोमांस शुरू हो गया है? घर वापस पहुंचा तो डैड लिन डेगुई चाकू तेज कर रहे थे। पास में पुरानी हंटिंग गन रखी थी। बोले, मैं भी माउंटेन जाऊंगा, अगर तू जिनसिंग ढूंढ सकता है तो मैं भी ढूंढ लूंगा। लिन चांगन को हंसी आ गई। उसने डैड को रोकते हुए कहा, रिलैक्स डैड, वो सिर्फ लक था। वैसे भी कल मुझे बड़ी बहन के घर जाना है। संदेह कह रहे थे कि आजकल माउंटेन में वाइल्ड बोर्स घूम रहे हैं, मुझे बहन की टेंशन हो रही है। लिन डेगवी के हाथ रुक गए। बोले, तो जल्दी जा, कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेकर जाना ताकि तेरा ब्रदर इन लॉ ताने ना मारे, और अपना हथियार तेज कर लेना। डैड को हैंडल करने के बाद लिन चांगन अपने कमरे में गया। बेड पर लेटते ही उसने सिस्टम को एक्टिवेट किया। आज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपडेट हो चुकी थी। पहली रिपोर्ट, बड़ा ब्रदर इन लॉ जोबोकियांग आजकल शराब के लिए तड़प रहा है और फार्मिंग सीजन के खाने को लेकर टेंशन में है। उसे अभी भी लगता है कि लिन चांगे एक लेजी और यूजलेस इंसान है। दूसरी रिपोर्ट, कल सुबह एक इंजर्ड रोडियर गलती से बड़ी बहन के बैकयार्ड वेजिटेबल गार्डन में घुस जाएगा। लिन चांगान जोर से हंस पड़ा। बंदे को शराब चाहिए और मीट की कमी है, और रोडियर खुद चलकर आ रहा है। ये सिर्फ रिश्तेदारों से मिलना नहीं था, ये तो ब्रदर इन लॉ को अपना फैन बनाने का गोल्डन चांस था। एक बार ब्रदर इन लॉ सेट हो गया तो फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट हो या बिजनेस, सब जगह सपोर्ट मिलेगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, लिन चांगन अपनी उस खटा बाइसाइकिल पर निकल पड़ा जिसकी घंटी को छोड़कर बाकी हर पुर्जा आवाज करता था। बैग में काउंटी से खरीदी हुई 2 लॉन्गडिंग वाइन की बोतलें और एक बड़ा फैट पोर्क का टुकड़ा था। वो फुल स्पीड में पेडल मार रहा था। मिशन एकदम क्लियर था, ब्रदर इन लॉ जो गोकियान को इम्प्रेस करना है और साथ ही भतीजे शोजुम की अकल ठिकाने लगानी है। लिहो ब्रिगेड में अपनी बहन के घर पहुंचते ही उसने देखा दाढ़ी वाला जो गोचियांग मेहनत से काम कर रहा था। काम में चैंपियन था पर टेम्पर बहुत खराब था। लिन चांगान को देखते ही उसकी कुल्हाड़ी रुक गई, माथे पर फ्राउन आ गया। कल भले ही मीट और कपड़े भेजे थे, पर उसकी नजर में ये साला एक बॉटमलेस पिट था। सोचने लगा, आज फिर आ गया, कहीं पैसे मांगने तो नहीं आया। लिन चांगान ने उसके काले पड़े चेहरे को इग्नोर किया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बैग आगे बढ़ाते हुए बोला, कल मैं जरा जल्दी में था तो वाइन लाना भूल गया, आज स्पेशली देने आया हूं, दोपहर को हम दोनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे। जो गोक्याम ने नीचे देखा। ब्रांडेड वाइन की बोतलें और 1 किलो फ्रेश फैट पोक देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो शराब का बहुत शौकीन था, पर हमेशा सस्ती वाली ही पीता था। इस महंगे गिफ्ट ने सीधा निशाने पर वार किया। उसकी टोन एकदम सॉफ्ट हो गई। बोला, अरे आने की क्या जरूरत थी, और ये सब क्यों लाए? तुम्हारी बहन बैकयार्ड में सब्जियां तोड़ रही है, तुम अंदर जाओ। लिन चांगन सीधा बैकयार्ड वेजिटेबल गार्डन में गया। बहन लिन मिंगफैंग बीन्स तोड़ रही थी और 5 साल का भतीजा शाओजन मिट्टी में खेल रहा था। लिन चांग कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दिमाग में सिस्टम का राडार ब्लिंक हुआ। अलर्ट आ गया था, रोडियर टारगेट एरिया में एंटर कर चुका है। अगले ही पल बाहर से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। लिन मिंगफैंग डर गई, बोली, ये कैसी आवाज थी? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेंस के गैप से एक येलोइश ब्राउन परछाई बिजली की तरह अंदर घुसी। वो जानवर छोटा नहीं था, छोटे सींग और पीछे सफेद बाल। वो पैनिक में इधर उधर भाग रहा था और सीधा बीन्स के जाल में जा घुसा। उसके पैर वाइन्स में फंस गए और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। छटपटाते हुए जोर जोर से आवाज निकालने लगा। लिन मिंगफॉन्ग ने डर के मारे शाओजुन को गले लगा लिया। लिन चांगान की आंखें चमक उठी। चिल्लाया, अरे ये तो रो डियर है। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी।
पास पड़ा, शवल उठाया और सीधा उस पर झपट पड़ा। वैसे तो ये जानवर बहुत क्यूरियस होते हैं, पर ये वाला साफ इंजर्ड था। किस्मत खुद चलकर दरवाजे पर आई थी। लिन चांगन 2 छलांग में उसके पास पहुंच गया। डियर ने भागने की बहुत कोशिश की, पर वाइन्स ने उसे जकड़ रखा था। लिन चांगन ने शवल उठाया और सीधा उसके सिर पे दे मारा। एक भारी आवाज आई, और जो रो डियर अभी उछलकूद कर रहा था उसने एक झटके में दम तोड़ दिया। एक ही वार में काम तमाम, एकदम क्लीन और हीरोइक मूव। तभी जो गोक्यांग अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां पर चिल्लाया, क्या हुआ? लेकिन जमीन पर पड़े उस जानवर को देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। हकलाते हुए बोला, है रो डियर हमारे वेजिटेबल गार्डन में कैसे आ गया? लिन चांगान ने शवल फेंका, डियर की पिछली टांगे पकड़कर उसे उठाया और वजन तोलते हुए बोला, कम से कम 25-30 किलो का होगा। इसे कहते हैं सीधा ऊपर वाले का गिफ्ट लगता है। भगवान भी चाहते हैं कि आज हम बैठकर जमकर ये। अब तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। जो गोक्यान ने उस मोटे ताजे शिकार को देखा और फिर एकदम काम खड़े लिन चान को उसका स्ट्रिक्ट चेहरा पिघल गया और वो जोर से हंस पड़ा। बोला, तेरे लक का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस शिकार ने दोनों के बीच की सारी दीवारें गिरा दी। गांव के लोग गुड ओमेंस में बहुत बिलीव करते हैं। साला घर आते ही किस्मत चमका दे तो वो लकी स्टार बन जाता है। अब बारी थी इस बड़े शिकार को प्रोसेस करने की। जो गोक्यांग ने आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, पर लिन चांगन ने उसे रोक दिया। बोला, रे ब्रदर इन लॉ, आप वीआईपी गेस्ट हैं, ये रफ काम मैं करूंगा। आज आप बस रिलैक्स करो और खाने का वेट करो। लिन चांगान ने अपने स्लीव्स चढ़ाए, पानी गर्म किया, बाल साफ किए और उसे काटना शुरू किया। उसके हाथों की स्पीड देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे चाकू की अपनी आंखें हों। पलक झपकते ही सारा मीट साफ होकर परफेक्ट पीसेस में कट चुका था। जो गोकियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूछा, तूने ये स्किल कब सीखी? उसे तो यही पता था कि उसका साला एक नंबर का आलसी है। लिन चांगन ने हंसते हुए कहा, गांव के संडाये से सीखा है। इंसान में जितनी स्किल्स हों उतना अच्छा। ये बात सुनकर जो गोचियांग के दिमाग की बत्ती जल गई। किचन में जाकर लिन चानान ने पूरा स्टोव कब्जे में ले लिया। बड़ी सी लोहे की कढ़ाई गर्म की, उसमें एक बड़ा चम्मच लाड डाला। छन्न से आवाज आई और लहसुन प्याज की महक हवा में फैल गई। फिर उसने भर भर की मीट कढ़ाई में डाल दिया। हाई हीट पर उसे तब तक भुना जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। फिर आधी बोतल वाइन डालकर उसकी स्मेल मारी और पानी डालकर पकने छोड़ दिया। दूसरी कढ़ाई भी खाली नहीं थी। उसमें बीन्स और पोर्क का ग्रीसी स्ट्यू उबल रहा था। 1 घंटे से भी कम टाइम में मीट की ऐसी किलर महक उठी कि जो गोचान के पेट के सारे चूहे कूदने लगे। वो बाहर बैठा पाइप पी रहा था, पर उसकी नजरें बार बार किचन की तरफ ही जा रही थी। उसके गले में अजीब सी तलब मच रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, तेरे भाई की कुकिंग स्किल तो कम्यून के मास्टर शेफ से भी खतरनाक है। दोपहर के 12 बजे पार्टी शुरू हुई। ब्रेस्ड रो डियर मीट इतना सॉफ्ट था कि हड्डियों से अपने आप अलग हो रहा था। उसका लाल रंग देखकर ही भूख बढ़ जाए। साथ में ऑयली पोर्क और बीन्स का स्ट्यू और साइड में स्मैश्ड खीरा और फ्राइड पीनट्स। ये दावत तो न्यू ईयर की पार्टी से भी भारी थी। लिन चौंग ने जो गुचियान का ग्लास लॉन्ग डिंग बाइन से फुल भर दिया, अपना भी भरा और बोला, है ग्लास ब्रदर इन लॉ के नाम। इतने सालों तक मेरी बहन की केयर करने के लिए थैंक यू। मैं पहले बहुत बड़ा इडियट था, आप लोगों को बहुत टेंशन दी। ये शराब मेरी तरफ से अपॉलजी है। ये कहकर उसने पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। जो गोकियान की आंखें नम हो गईं। बोला, पुरानी बातें छोड़ो। अगर तुम फ्यूचर में मेहनत करोगे तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी कोई छोटी सोच वाला इंसान नहीं है। उसने शराब का एक घूंट मारा और साथ में मीट का एक बड़ा पीस चबाया। खाते ही जो गोकियान की आंखें चमक उठी। चिल्लाकर बोला, टेस्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है। कुछ और ग्लासेस टकराए और नशे में उसने लिन चांग के शोल्डर्स पर हाथ रख दिया, जैसे अभी ब्लड दर बन जाएगा। बोला, मैंने तुझे गलत समझा था मेरे भाई। अब तेरे पास स्किल है, पावर है, तेरी लाइफ अब सेट है। लिन चांग बस मुस्कुराता रहा। फिर उसने अपने मुंह में ठूस ठूस कर खाते हुए भतीजे शाओजन की तरफ देखा। असली मिशन तो अभी बाकी था। उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और अचानक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, शाओजन, क्या तू आजकल गांव के लड़कों के साथ नदी के पास खेलने जाता है? शाओजून एकदम डर गया। अपने डैड की तरफ देखकर गर्दन सिकोड़ते हुए बोला, नहीं तो। लिन चांगान ने अपनी आवाज भारी की, पर मैंने तो अभी विलेज के गेट पर सुना था कि तू कल नदी किनारे लड़कों के साथ कंपटीशन कर रहा था कि कौन सबसे दूर टॉयलेट करता है। सच है ना? ये बस एक ट्रिक थी। लेकिन शाओजन पूरी तरह पैनिक हो गया, हकलाने लगा और कुछ बोल नहीं पाया। जो गोक्यांग का ग्लास हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चिल्लाया, तू फिर वहां गया था? तुझे कितनी बार वार्निंग दी है कि नदी के पास मत जाना, क्या कान बजते हैं तेरे?
लिन चांगान ने बीच में हाथ लगाकर जो गुचियांग को रोका और फिर अपनी वॉइस एकदम लो करके किसी गोस्ट स्टोरी की तरह बोला, शाओजुन, मैं तुझे एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ। 2 दिन पहले मैंने उसी नदी में एक वाटर गोस्ट देखा था। वो तेरे जैसे छोटे बच्चों को ही टारगेट करता है और खींचकर सीधा पानी के बॉटम में ले जाता है ताकि उनकी बलि दे सके। शाओजुन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ से हड्डी नीचे गिर गई। कांपते हुए पूछा, क्या सच में? लिन चोंगान ने आंखें बड़ी करके कहा, ऑफ कोर्स सच है। और उस गोश्त ने मुझे सपने में आकर बताया है कि वो इन्हीं 2 दिनों में किसी बच्चे का शिकार करने वाला है। अगर तू नहीं चाहता कि वो तेरा मीट खा जाए तो नदी से कोसों दूर रहना। शाओजन फुट फुट कर रोने लगा, बोला, मैं कभी नहीं जाऊंगा अंकल, प्लीज और मत बताओ। लिन चांगन समझ गया कि प्लान काम कर गया है। उसने तुरंत अपनी जेब से व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी निकाली और उसके हाथ में थमा दिखा, ये तेरा रिवॉर्ड है क्योंकि तू अब नदी के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तू चुपके से वहां गया तो फ्यूचर में एक भी कैंडी नहीं मिलेगी और तेरे डैड मार मार कर तेरी हालत खराब कर देंगे। शाओजन ने रोते हुए प्रॉमिस किया कि वो पक्का नहीं जाएगा। जोगोकियांग ने भी इस नाटक को एक्सपोज नहीं किया क्योंकि ये डर उसकी 2 बार की पिटाई से ज्यादा असरदार था। पार्टी दोपहर तक चली। जोगोकियांग फुल नशे में था और टेबल पर ही सो गया। लिन चांग ने उसे पकड़कर बेड पर लेटाया, अपनी बड़ी बहन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और अपनी बाइसाइकिल उठाकर निकल पड़ा। वापस लौटते हुए उसका नशा काफी उतर चुका था। मीट का टारगेट पूरा, वाइन का टारगेट पूरा, रिलेशन सेट हो गया और वार्निंग भी दे दी। उस लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में अभी भी 3 दिन बचे थे। बड़ी बहन की फैमिली अब पूरी तरह सेफ थी। अब अगले 3 दिनों में कुछ नया प्लान करना था। जैसे नदी के किनारे मौजूद वो रेयर मछलियों का झुंड बहन के घर से लौटकर लिन चांगन घोड़े बेचकर सोया। सपने में वो रोडियर एक ग्रैंड फीस्ट बन गया था। ब्रदर इन लॉ जो गोचियांग उसका हाथ पकड़कर खून का रिश्ता बना चाहता था और वो बंदर जैसा शैतान भतीजा शाओजुन चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अगले दिन जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी कर्टन से अंदर आ रही थी। लिन चांगन ने एक जोरदार अंगड़ाई ली, हड्डियों से कड़कने की आवाज आई और पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई। कल भले ही उसने बहुत पी थी पर वो लॉन्गडिंग वाइन प्योर थी, इसलिए बिल्कुल भी हैंगओवर नहीं हुआ। उसने अपनी आदत के मुताबिक दिमाग में सिस्टम को एक्टिवेट किया। स्काई आई इंटेलिजेंस सिस्टम लेवल एक आज की रिपोर्ट अपडेट हो चुकी थी। नदी किनारे वाले बड़े बैनन ट्री से 300 मीटर वेस्ट में, जहां पानी 2.5 मीटर गहरा है, वहां पत्थरों के बीच फाइन स्केल्ड फिशेस का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हुआ है। इन मछलियों का मीट बेहद सॉफ्ट होता है और ये ठंडे पानी में मिलती हैं। एकदम रेयर डेलिकेसी। एक स्पेशल विलो ब्रांच ट्रैप और चिकन ब्लड में डूबे अर्थवर्म्स का बेट इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। लिन चांग की आंखें किसी लाइट बल्ब की तरह चमक उठी। फाइन स्केल्ड फिश फ्यूचर में तो ये नेशनल प्रोटेक्टेड एनिमल बन जाएंगी एक बाइट खाने पर सीधा जेल। लेकिन ये 1982 का टाइम है। चिंगहा रिवर में ये रेयर हैं पर खत्म नहीं हुई हैं। इनका मीट इतना टेंडर और बोनलेस होता है कि खाते ही फलों जैसी महक आती है। इन्हें टाउन के ब्लैक मार्केट में बेचकर भारी पैसा कमाया जा सकता है या फिर किसी वीआईपी को खुश किया जा सकता है। पर ये मछलियां बहुत डेलिकेट होती हैं, पानी से बाहर आते ही मर जाती हैं, इसलिए इन्हें तुरंत पकड़कर पकाना पड़ता है। लिन चांगन ने दिमाग दौड़ाया, घर का मीट भी खत्म हो रहा है तो टेस्ट चेंज हो जाएगा और इसी बहाने कैप्टन ली की सेटिंग भी हो जाएगी। विलेज में अपनी पावर बनाने के लिए सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता। इन मछलियों को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी, बहुत टाइम लगेगा। सिस्टम ने जो विलो ब्रांच ट्रैप बताया है असली वेपन वही है, लेकिन ये ट्रैप बनाना लिन चांग के बस का नहीं था। पुरानी लाइफ में वो सिर्फ चिड़ियों के घोंसले चुराता था। कोई ढंग का काम करने में उसके 10 फिंगर्स बेकार थे पर टेंशन नहीं थी। उसकी माँ जो गीहा के हाथों में जादू था। वो पूरे इलाके की सबसे एक्सपर्ट आर्टिजन थी। जूते के सोल से लेकर मैच बनाने तक वो आंख बंद करके भी मास्टरपीस बना सकती थी। लिन चांगन रूम से बाहर निकला। उसने देखा जो गहवा आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर बीन्स छिल रही हैं। वो पास गया, नीचे बैठा और उनकी मदद करते हुए बोला, मॉम मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। उसने एक लकड़ी उठाई और जमीन पे ड्राइंग बनाने लगा। बोला, क्या आप मेरे लिए एक चीज बना सकती हैं? वो बैकयार्ड में जो विलो ब्रांचेस पड़ी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। जो बीवा ने पूछा, क्या बनाना है? कोई बास्केट चाहिए क्या? लिन चांगन ने कहा, बास्केट नहीं मॉम, एक फिश ट्रैप बनाना है, लेकिन ये ट्रैप नॉर्मल ट्रैप से एकदम अलग होगा। वो जमीन पर डिजाइन बनाता रहा और अपने हाथों से उसे समझाने लगा। उसने पूरी डिटेल में समझाया कि इसका मुंह फनल की तरह अंदर को लॉक होना चाहिए और एक सर्कल उल्टे स्पाइक्स का लगेगा।
ऐसे फिश अंदर तो आसानी से जाएगी, पर बाहर आने का प्लान फिर इसे कहते हैं नो रिटर्न। जो गुहा एक्सपर्ट थी जमीन पर बने डिजाइन को देखकर आईब्रो उठाई, अरे ये तो मक्खी पकड़ने वाले कवर जैसा है। लिन चांगन ने थम्स अप दिया, क्या माइंड है माँ आपका, उसने कहा। उसे ऐसे 3 बड़े और स्ट्रॉन्ग ट्रैप्स चाहिए। जो गुहा ने बीन्स का बर्तन खिसकाया, हाथ की मिट्टी झाड़ी, इसमें क्या मुश्किल है, तू वेट कर, मैं अभी बनाती हूँ। पर ये तो बता, तू इस सिस्टम का करेगा क्या? फिर से फिश पकड़ने का प्लान है क्या? लिन चांगन ने कुछ छिपाया नहीं, नदी में ट्राई करना चाहता हूँ। वहाँ फाइन स्केल फिश मिलती है, टॉप क्लास क्वालिटी। अगर कुछ भी हाथ लग गई और टाउन में सेल कर दी तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तभी उसके फादर लिन डेगुई पीछे हाथ बांधे अंदर आए और सीधा कोल्ड वाटर डाल दिया। फाइन स्केल फिश पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? वो फिश बहुत स्मार्ट होती है, डीप वाटर में रहती है, शहरों तक नहीं दिखती। उसकी गांव के एक्सपर्ट फिशरमैन कहते हैं वो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अपना एनर्जी वेस्ट मत कर। लिन डेगुई के चेहरे पर जीरो ट्रस्ट था। पूरी लाइफ निकल गई, पर आज तक किसी को इतनी आसानी से फाइन स्केल फिश पकड़ते नहीं देखा। लिन चांगिन ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस मुस्कुरा कर बोला, एक बार ट्राई करने दो ना, विलो ब्रांचेस तो फ्री में पड़ी है, क्या ही लॉस है। और अगर किस्मत से हाथ लग गए तो 1 किलो के 2-3 रुपए मिलेंगे। ये रेट सुनते ही लिन डेगुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस टाइम पोर्क 8 आने किलो है और ये फिश तो गोल्ड के रेट बिक रही है। उन्होंने झट से परमिशन दे दी, ठीक है कर ले अपना टाइम पास, वैसे भी फार्मिंग का ऑफ सीजन है। प्रॉफिट की बात सुनकर फादर ने रोकना छोड़ दिया, बल्कि खुद बैकयार्ड से विलो ब्रांचेस का बंडल उठा लाए। माँ की एक्सपर्ट स्किल्स के आगे दोपहर से पहले ही 3 अजीब शेप वाले रिवर्स स्पाइक ट्रैप्स रेडी हो गए। उनकी फिनिशिंग और स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल थी, खासकर वो रिवर्स स्पाइक एंट्री का डिजाइन तो एकदम मास्टर क्लास था। क्या मैजिक है। माँ आपके हाथों में। दोपहर में लिन चांग भी खाली नहीं बैठा। फावड़ा लेकर बैकयार्ड के खाद वाले ढेर के पास गया। स्मेल बर्दाश्त करते हुए उसने एक पूरा जार लाल अर्थवर्म्स का खोद निकाला। इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल फिशिंग के लिए अल्टीमेट बेट का काम करता है। फिर वो मुर्गी के दड़बे में गया और चुपके से थोड़ा चिकन ब्लड निकाल लाया। अर्थवर्म्स को उस ब्लड में मिक्स किया। वो स्मेल सीधा दिमाग पर स्ट्राइक कर रही थी। लेकिन फाइन स्केल फिश की यही सबसे बड़ी वीकनेस है। जब सारी प्रिपरेशन हो गई और शाम ढलने लगी, गर्मी का लेवल थोड़ा कम हुआ, तो लिन चेंगन ने तीनों ट्रैप स्पीड पर टांगे। वो बायो वेपन वाला जार उठाया और एक प्रो फिशरमैन की तरह गांव के बाहर नदी की तरफ निकल पड़ा। गांव के बाहर वाली वो नदी जहां करंट ज्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन डेप्थ और वाटर क्वालिटी एकदम क्लियर थी। लिन चांगन मेन रोड से नहीं गया, बल्कि एक सीक्रेट शॉर्टकट लेकर बरगद के पेड़ के वेस्ट साइड पहुंचा। ये एक पथरीला एरिया था जहां नॉर्मल पब्लिक नहीं आती। पत्थरों की वजह से एंकल ट्विस्ट होने का रिस्क रहता है। पानी यहां घूमकर एक वर्लपूल बनाता था जो देखने में डार्क ग्रीन और बॉटमलेस लगता था। लिन चान किनारे पर खड़ा होकर पानी को घूरने का। भले ही उसे नॉर्मल आंखों से फिश नहीं दिख रही थी, पर उसे अपने सिस्टम की इंटेलिजेंस पर 100% ट्रस्ट था। उसने तीनों ट्रैप्स को चिकन ब्लड वाले अर्थवर्म से फुल किया और बैलेंस के लिए कुछ हैवी स्टोन्स भी डाल दिए। टारगेट लॉक करके उसने पूरी पावर से पहला ट्रैप सीधा उस वर्लपूल के सेंटर में थ्रो कर दिया। स्प्लैश ट्रैप पानी में सिंक कर गया और रिपल्स बनने लगे। फिर दूसरा और तीसरा, तीनों ट्रैप्स ने परफेक्ट फॉर्मेशन बनकर उस पूरे वाटर जोन को ब्लॉक कर दिया। उसने ट्रैप से जुड़ी लंबी रोप्स को किनारे के एक बड़े पत्थर से बांधा, ऊपर सूखी घास डालकर हाइड किया और एक सीक्रेट मार्क बना दिया। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर बिग प्रॉफिट। इन ट्रैप्स को पूरी रात यहीं छोड़ना होगा, असली सरप्राइज कल सुबह मिलेगा। अपना मिशन कंप्लीट करके लिन चांगान ने हाथ झाड़े और पत्थर पे बैठकर सिगरेट जलाई। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, माहौल एकदम रिलैक्स था। तभी पास के किनारे से कुछ बच्चों के शोर मचाने की आवाज आई। लिन चांगन ने मुड़कर देखा और उसकी आईब्राव सिकुड़ गई। वो शैलो वाटर में छप कर रहे थे। वो गांव के आवारा बच्चे थे और उनका नेता जांग आइजी का कजिन जांग गुदन था। शक्ल से ही ट्रबल मेकर लग रहा था। और उनके बीच एक गोलमटोल लड़का भी था, वही शाओले जिसका जिक्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट में था। लिन चांगन का हार्ट बीट तेज हो गया। शाओले आज ही लोकेशन रेकी करने आ गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और आंखें छोटी करके उस ग्रुप में स्कैन करने लगा। शाओ जून नहीं था। लिन चांगन ने चैन की सांस ली। लगता है कल वाली गो स्टोरी काम कर गई। शाओ जून ऐसे भी डरपोक है, हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर शाओजुन यहाँ नहीं है तो मिशन हैंडल करना आसान हो जाएगा। लेकिन पानी में सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे शाओले को देखकर उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। सिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से परसों इस लड़के के साथ ट्रेजेडी होने वाली थी। भले ही वो परसों की बात थी, पर इन बच्चों को बिना किसी एडल्ट सुपरविजन के पानी में खेलते देख वो खुद को रोक नहीं पाया। लिन चांग ने सिगरेट फेंकी खड़ा हुआ और पूरी पावर से दहाड़ा है। सबके सब बाहर निकलो पानी से। वो बच्चे डर के मारे उछल पड़े। मुड़कर देखा तो लिन चानन खड़ा था। उनकी हालत टाइट हो गई।
उसने एक पत्थर उठाया, फेंकने की एक्शन करते हुए चिल्लाया, अंधेरा हो रहा है और तुम अभी भी पानी में हो। वाटर मॉन्स्टर से डर नहीं लगता क्या? चलो निकलो यहाँ से, घर जाकर खाना खाओ। जांग गोडान ने लिन चांगान को पहचान लिया, एटीट्यूड में थूका और बोला, तू तो लिन फैमिली का थर्ड सन है ना, तेरा क्या कंट्रोल है यहाँ? ये नदी तेरे बाप की है। लिन चांगान हंस पड़ा, ये लड़का भी अपने भाई जैसा ही लूजर है। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा, बॉडी लैंग्वेज एकदम फाइटर वाली। उसने कहा, ओ एजान गॉर्डन, तेरे भाई को मैंने ही कूट कर सीधा किया था। तुझे भी वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए क्या? बोल, अभी तेरी पैंट्स उतार कर पेड़ पर टांग दूं। ये सुनते ही गॉर्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके भाई की कुटाई की न्यूज पूरे गांव में वायरल थी कि दांत ढीले कर दिए थे। लिन चांगन का खौफ अब रियल था। गॉर्डन ने चिल्लाया, भागो, लिन थर्ड सन पागल हो गया है। और वो अपनी शर्ट उठाकर भागा। पीछे मुड़कर देखने का भी टाइम नहीं था, वो शाओले सबसे पीछे भाग रहा था। उसने मुड़कर लिन चांगन को एक डेथ स्टेयर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा स्टबर्न एटीट्यूड था। लिन चांग ने उन रैट किड्स को भागते हुए देखा और हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। वो उन्हें एक बार बचा सकता है, हर बार नहीं। उनकी बॉडी पर उनका कंट्रोल है। खासकर वो शाओले एकदम रेबल किड लग रहा था, जिसे जो काम करने से मना करो वो वही काम डबल एनर्जी से करेगा। लिन चांगे ने एक गहरी सांस ली, लगता है वो ट्रेजेडी अवॉइड नहीं हो पाएगी। उसने वापस जाकर ट्रैप्स की रोप्स का डबल चेक किया। जब 100% श्योर हो गया कि कैमोफ्लाज परफेक्ट है, तब वो वहां से निकला। घर वापसी के रास्ते में पूरा अंधेरा हो चुका था। गांव के घरों से धुआं उठ रहा था और हवा में लकड़ी की आग और खाने की खुशबू मिक्स हो गई थी। लिन चांग उस कच्ची सड़क पर चलते हुए कल सुबह के प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहा था। अगर सिस्टम ने कोई फेक इन्फो नहीं दी तो कल सुबह वो तीनों ट्रैप्स कैश से भरे होंगे और ये मनी उसकी लाइफ का पहला रियल टर्निंग पॉइंट होगी। बिना किसी लक या शॉर्टकट के अपने स्किल्स और हार्ड वर्क से कमाया हुआ प्रॉफिट, सिर्फ यही सक्सेस गांव वालों का मुंह बंद कर सकती है और उसके पेरेंट्स का सिर प्राउडली ऊंचा कर सकती है। लिन चांगन मनी मन बोला, फाइन स्किल फिशेस, कल मेरी इज्जत बचा गया। वो मस्त मूड में गुनगुनाता हुआ घर के अंदर घुसा और चिल्लाया, माँ डिनर रेडी है क्या? भूख से जान जा रही है। जो गई हुआ रसोई से आवाज लगाती है। हाँ हाँ, रेडी है। आज तेरे लिए स्पेशल फ्राइड ब्रेड बनाई है। उस रात लिन चांगन बहुत गहरी नींद सोया, लेकिन सपनों में उसे नदी में एक मैसिव स्प्लैश दिखाई दे रहा था। वो फिशेस का स्ट्रगल था या फिर डेस्टिनी का बदलाव? अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी, गांव के कुत्ते भी डीप स्लीप में थे, पर लिन चांगन नदी किनारे पहुंच चुका था। सुबह की ठंड हड्डियों को कंपा रही थी और फॉग ने सब कुछ कवर कर रखा था। उसने अपने फ्रोजन हाथों को रगड़ा, वो पत्थर खोजा जहां सूखी घास रखी थी और उस मोटी रोप को पकड़कर धीरे से पुल किया। एक झटके में रोप एकदम टाइट हो गई। एक भारी भरकम वेट का टेंशन सीधा उसके हाथों तक आया। ये किसी पत्थर में फंसने का डेड वेट नहीं था, बल्कि जैसे ही पहला विलो ट्रैप छपाक की आवाज के साथ पानी से बाहर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बड़े से ट्रैप में सिर्फ डार्क कलर्ड फिशेस भरी हुई थी। वो फाइन स्केल फिशेस किसी सार्डिन कैन की तरह पैक थीं, पागलों की तरह फ्लिप कर रही थीं और पानी सीधा उसके चेहरे पर स्प्लैश हो रहा था। कम से कम 10 किलो फिश थी इसमें। फिर दूसरा और तीसरा जीरो फेलियर, खासकर जो ट्रैप डीप वर्लपूल में फेंका था, वो इतना भारी था कि हाथ से छूटने लगा। जब उसे खींचा तो फाइन स्केल फिशेस के साथ एक डरा हुआ कछुआ भी फंसा था, जो हिल भी नहीं पा रहा था। लिन चांगान ने सारी मछलियां एक झटके में अपने लाए हुए बड़े से स्टोरेज टैंक में डाल दी। लंबी बॉडी, ग्लोइंग स्केल्स, हल्का सा लाइट पड़ते ही चमक उठती थी। ये 20 किलो से 1 ग्राम कम नहीं होंगी। सिस्टम के प्राइस एस्टिमेट के हिसाब से ये एक सुबह की इनकम किसी नॉर्मल वर्कर की 3 महीने की सैलरी के बराबर थी। लिन चांगे ने प्लास्टिक कवर से टैंक का मुंह सील किया, ऊपर से सूखी घास डाली और उस भारी भरकम टैंक को पीठ पर उठाकर सीक्रेट रास्ते से सीधा घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो लिन डेगुई झाड़ू से आंगन साफ कर रहे थे। बेटे को पसीने में लथपथ एक भारी टैंक उठाए आते देख वो शौक रह गए। क्या हुआ, मिशन फेल? लिन चांगन ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। टैंक सीधा जमीन पर पटका और प्लास्टिक कवर हटा दिया। घबराई हुई फिशेस ने जोरदार स्प्लैश किया और पानी सीधा बूढ़े के चेहरे पर। लिन डेगवी ने चेहरा पोंछा नीचे देखा और उनके हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर गई। वो नीचे बैठे कांपते हाथों से एक स्लिपरी फाइन स्केल फिश उठाई। सच में फाइन स्केल है? इतनी सारी? पूरी लाइफ निकल गई, पर ऐसा सीन कभी नहीं देखा। लिन चांगन ने आवाज धीमी की, टोटल 20 किलो है और एक कछुआ भी है। ये फिश पानी से बाहर आते ही मर जाती है, जल्दी प्रोसेस करना होगा। जो गुइहुआ और छोटी बहन भी आवाज सुनकर आ गईं और टैंक को ऐसे घेर लिया जैसे कोई ट्रेजर बॉक्स हो। जो गुइहुआ टेंशन में आ गई, इतनी सारी कैसे खाएंगे? लिन चांगन ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, सेल करेंगे टाउन मार्केट में। लिन डेगवी ने सिर हिलाया। टाउन की कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कौड़ियों के रेट लेगी, टोटल लॉस। लिन चांगन मुस्कुराया, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, ब्लैक मार्केट जाएंगे। ये शब्द सुनते ही लिम कांग डेगवी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो इलीगल स्मगलिंग है, पकड़े गए।
तो सीधा जेल, अपनी लाइफ बर्बाद मत कर। लिन चांग ने समझाया। अब रूल्स थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, मेरे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है। टाउन की कुछ ऑफिसर्स को फ्रेश फिश चाहिए, मैं स्टॉल नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट बायर को डिलीवर करूंगा, टोटली स्टेल्थ मोड में। दरअसल सिस्टम इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ब्लैक मार्केट में फ्रेश फिश की डिमांड पीक पर है और प्राइस हाई है। और सिस्टम ने एक डेडली अलर्ट भी दिया था, ल्यू लॉनियन जो उनकी प्रोग्रेस से जलता है, रात भर उस पर नजर रखे हुए था। सुबह उसे फिश लाते देख वो सीधा विलेज हेड ऑफिस रिपोर्ट करने जा रहा था कि ये कैपिटलिज्म फैला रहा है। ये फिश घर पे रखना एक टाइम बॉम्ब था, इसे कैश में कन्वर्ट करना ही सेफ ऑप्शन था। लिन चांगन ने पिता से पूछा, क्या आप 100 रुपए का प्रॉफिट छोड़ सकते हो? 100 रुपए, इस अमाउंट ने लिन डिग्री का सारा फियर खत्म कर दिया। उन्होंने दांत पीसे, पैर पटका और बोले, जा, पर अगर कोई चेक करे तो फिश फेंक कर भाग जाना जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिन चांगान ने तेजी से फिशेस को 2 सैक्स में पैक किया, साइकिल बैक सीट पर बांधा और माँ से बोला, वो कछुआ अचा कर रखना, रात को सूप बनेगा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। गांव से निकलते ही लिन चांगन ने जानबूझकर लंबा रूट लिया ताकि ल्यू लाओनियन के रडार न आए। पूरी स्पीड में साइकिल चलाकर वो टाउन पहुंचा। ब्लैक मार्केट एक संकरी गली में लगता था और सनराइज होते ही गायब। जब लिन चांगन पहुंचा, वहां मुश्किल से कुछ ही लोग थे। उसने साइकिल घुमाई और मार्केट स्कैन किया। एक कॉम्पिटिटर 2 आधी मरी हुई कार्प फिशेस के लिए भी ₹1 मांग रहा था। उसने एक सेफ कॉर्नर पकड़ा और सैक ओपन कर दिया। बस 2 मिनट हुए होंगे कि एक चश्मा पहने हुए जॉन्शन सूट में एक मिडिल एज्ड आदमी वहां से गुजरा। उसकी नजर सैक के अंदर गई और उसके कदम रुक गए। क्या ये फाइन स्किल है? लिन चांगन ने कहा, फ्रेश आउट ऑफ वाटर, अभी सांस ले रही हैं। उस आदमी ने फिश की स्लिपरी स्किन को छुआ, उसकी आंखें चमक उठी। प्राइस क्या है? लिन चांगन बोला, ₹2.5 किलो, नो नेगोशिएशन, अगर पूरा स्टॉक लोगे तो ₹2.4। आदमी ने दांत तले उंगली दबा ली, तो पोक से 3 गुना महंगी है। लिन चांग ने एटीट्यूड में जवाब दिया, ये प्रीमियम आइटम है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ढूंढ कर दिखा दो। इसे घर ले जाकर गेस्ट को सर्व करोगे, जो स्टेटस बनेगा वो क्या पोक से मिलेगा? ये पॉइंट सीधा उसके दिल पर लगा। वो मिडिल एज्ड आदमी वैसे भी सीनियर ऑफिसर्स की पार्टी के लिए वीआईपी डिश ढूंढ रहा था। उसने डील डन कर दी, ये पूरा सैक मुझे दे दो। सामने वाले यार्ड में चलो वेट करने के लिए, यहाँ रिस्क ज्यादा है। डील एकदम स्मूथ रही। वो आदमी एक ऑफिसर था, घर पर वेइंग मशीन थी। टोटल 11 किलो था, 10 किलो काउंट करके ₹50 कैश मिल गए। लिन चानन ने जेब में रखे 5 कड़क नोटों को फील किया। फीलिंग अल्टीमेट थी। फिर उसने एक चक्कर और लगाया और बाकी 10 किलो फिश को अलग अलग रेस्टोरेंट बायर्स को बेच दिया। टोटल ₹98 की सेल, पुरानी सेविंग्स मिलाकर अब उसके पास ₹110 का मैसिव फंड्स था। लिन चांगन ने एक सेफ कॉर्नर ढूंढा, मनी को जैकेट के अंदर हाइड किया और सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटर हुआ। 2 प्रीमियम लिकर की बोतलें ली, एक दकियामैन सिगरेट का कार्टन लिया, ऑफिशियल बिल मांगा और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जब वो कॉर्नफील्ड से गुजर रहा था, सिस्टम रडार अचानक पागलों की तरह ब्लिंक करने लगा। अलर्ट शो हुआ। आगे गांव के एंट्री पॉइंट पर बरगद के पेड़ के नीचे ल्यू लाओनियन ने सिक्योरिटी चीफ जांग दापाओ को रोक रखा है। वो उसे ब्लैक मार्केटिंग के चार्ज में फंसाने के लिए एम्बुश प्लान कर रहे हैं। लिन चांगन ने झटके से ब्रेक मारी, साइकिल के टायर्स जमीन पर स्किड कर गए। उसने दूर से उन दोनों को देखा और उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। ल्यू लायोनियन सच में एक लीच की तरह है। फिश सेल हो चुकी थी, कैश सेफ था और अब साइकिल पर सिर्फ फुल्ली लीगल सिगरेट और लिकर थी। आ जाओ, जितना सर्च करना है कर लो। लिन चांगन ने वापस पेडल मारा, छाती चौड़ी की और पूरे एटीट्यूड के साथ गांव के गेट की तरफ बढ़ने लगा। बरगद के पेड़ के नीचे टेंशन का लेवल पीक पर था। ल्यू लॉनियन ओवर एक्साइटेड था। उसकी छोटी आंखें लिन चांग पर ऐसे लॉक थीं जैसे कोई बूढ़ा कुत्ता शिकार को देख रहा हो। पास ही सिक्योरिटी चीफ जांग दापाओ हाथ बांधे फुल सीरियस लुक में खड़ा था। ल्यू लाओनियन ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, रुक जा, वहीं चीफ जांग यही है। वो सुबह सुबह फिश के 2 हेवी सैक्स लेकर टाउन गया था, अब खाली हाथ लौट रहा है। 100% ब्लैक मार्केटिंग की है, मैं कई दिनों से इसकी ट्रैकिंग कर रहा था। लिन चांगन ने स्पीड कम नहीं की, सीधा चीफ जांग के पास जाकर साइकिल रोकी। जांग दापाओ ने कड़क आवाज में कहा, मुझे रिपोर्ट मिली है कि तू इलीगल सप्लाई में इन्वॉल्व है। तेरी साइकिल पर जो सैक्स हैं उन्हें ओपन कर। लिन चांगान ने बिना कोई ड्रामा किए बैक सीट की रोप्स खोल दी। ल्यू लाओनियन ने अपनी गर्दन लंबी की, उसे लगा अंदर इलीगल कैश मिलेगा, लेकिन सैक खुला तो अंदर से दाशियानमेन सिगरेट्स के 2 रेड कार्टन्स और प्रीमियम गोल्डन पैक लिकर की 2 बोतलें निकली। ल्यू लाओनियन का दिमाग फ्रीज हो गया। फिश कहाँ है? तेरी फिश कहाँ गई? लिन चांगन ने कैजुअली कहा, वो तो मैंने गिफ्ट कर दी। फिर उसने पॉकेट से मुड़ा हुआ ऑफिशियल बिल निकाला और चीफ जांग के हाथों में थमा दिया। चीफ जांग, आप तो स्मार्ट इंसान हो। कल हमारे घर छोटा सा प्रॉफिट हुआ था तो पिताजी ने कहा कि गांव के ऑफिसर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उन्होंने ही मुझे टाउन भेजा था ये सिगरेट और लिकर लाने के लिए, ताकि हेडमैन और आपको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे सकूं। उसकी बातें एकदम परफेक्ट थीं।
और उसने स्मूथली जांग दापाओ को बटर भी लगा दिया। जांग दापाओ ने बिल चेक किया, टोटली ऑफिशियल परचेज, फिर उस प्रीमियम दाक्यानमेन सिगरेट और लिकर को देखा। उसका स्ट्रिक्ट चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। ये हमारे लिए लाया है, लिन चांगान ने कहा। और नहीं तो क्या, अब आप रास्ते में मिल ही गए हो। तो उसने फुर्ती से सिगरेट का एक कार्टन फाड़ा, 2 पैक्स निकाले और जबरदस्ती जांग दपाओ की पॉकेट में डाल दिए। चीफ, आप ये ट्राई करो, बाकी का स्टॉक मेरे फादर खुद आकर आपको डिलीवर करेंगे। इस मास्टर स्ट्रोक ने जांग दपाओ को पूरी तरह स्पीचलेस कर दिया। फ्री का माल मिल गया हो तो कौन एक्शन लेगा? ये कोई ब्लैक मार्केटियर नहीं, ये तो गांव का सबसे वेल मैनर्ड और स्मार्ट लड़का है। जांग दपाओ ने मुड़कर लियू लायोनियन को घूरा। क्या बकवास है ये? इसे तो ब्लैक मार्केट बोल रहा था। उसके पास बिल है क्या? आंखें फूट गई हैं तेरी? लियू लोनियन का चेहरा लाल पड़ गया, हकलाते हुए बोला, इम्पॉसिबल, मैंने खुद उसे सुबह बोरी ले जाते देखा था। जांग दापाओ ने झुंझलाकर उसे बीच में टोका, हर वक्त दूसरों के पीछे पड़े रहना बंद कर। लिन लाओसान का लेवल अब बढ़ चुका है। अपने घर के लिए मछली ले गया तो क्या आफत आ गई? तेरी आंखें क्यों फटी जा रही हैं? निकल यहां से और जाके अपना काम कर। लियू लॉनियन किसी बुझे हुए गुब्बारे की तरह बिल्कुल पिचक गया। लिन चान के चेहरे की उस खौफनाक मुस्कान को देखकर वो समझ गया कि आज उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। उसे दुम दबाकर भागना ही पड़ा। लिन चान ने जांग दा पाओ को विदा किया। पहला लेवल क्लियर। घर पहुंचकर लिन चान ने आधे पैसे अपनी मां को थमा दिए। सिगरेट और शराब को घूरते हुए लिन डेगुई ने पूछा, सच में चेन यूतियान को देना है? लिन चान की आवाज में एक ठंडी चालाकी थी। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। गांव में कोई बड़ा मिशन करना है तो नेता का सपोर्ट चाहिए। ये सिगरेट और शराब मेरा टोकन है। इसके बाद अगर लियू लाओनियन ने फिर से उंगली करने की कोशिश की तो चैन यूतियन खुद उसे सीधा कर देगा। लिन डेगुई ने हामी भरी लड़के का दिमाग वाकई तेज चल रहा था। अगली सुबह लिन चांग एक भयानक सपने से चौंका। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसने झटके से अपना सिस्टम एक्टिवेट किया। चियानियन इन्फो सिस्टम लेवल 1। आज की रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। पहली रेड अलर्ट वार्निंग, आज दोपहर 11:42 पर शाओ जुन पानी में नहीं जाएगा, लेकिन उसका दोस्त शाओ ले, जो ट्रांसपोर्ट टीम कैप्टन का बेटा है, ल्यूहे रिवर में डूबने वाला है क्रैम्प की वजह से। अगर उसे रेस्क्यू नहीं किया गया तो उसकी मौत पक्की है। उन खून जैसे लाल शब्दों को देखकर लिन चांगान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वो लड़का शाओ ले है। 11:42 और अभी सुबह के सिर्फ 6:30 है। पूरे 5 घंटे बाकी है माना कि रिपोर्ट में शाओ जून सेफ है। लेकिन बच्चों का क्या भरोसा? और सबसे बड़ा की पॉइंट, ट्रांसपोर्ट टीम कैप्टन का बेटा, ये कोई मामूली इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर उसने इस बच्चे को बचा लिया तो ट्रांसपोर्ट टीम के साथ सीधा कनेक्शन जुड़ जाएगा। इस जमाने में जहां ट्रांसपोर्ट ही सब कुछ है, ये कनेक्शन शहर में माल सप्लाई करने के लिए ग्रीन सिग्नल बन जाएगा। लिन चांगान तूफान की तरह बिस्तर से उठा। उसकी छोटी बहन नींद में बड़बड़ाई, भाई इतनी सुबह सुबह क्या मिशन है? इमरजेंसी है, दीदी के घर जा रहा हूँ। बिना मुंह धोए आधी ठंडी रोटी मुंह में ठूसकर उसने अपनी खटारा साइकिल निकाली और सीधा निकल पड़ा। पूरी रफ्तार से पेडल मारते हुए वो ल्यूहे टीम के पास पहुंचा। शाओजुन को बिस्तर पर खर्राटे मारते देख उसकी जान में जान आई, लेकिन वो वहां से हिला नहीं। पूरी सुबह दीदी के घर रुका रहा, लकड़ियां काटी, पानी भरा, लेकिन उसकी चील जैसी नजरें दीवार पर टेंगी उस घड़ी पर गड़ी थीं। 10, साढ़े 10, 11, एक एक सेकेंड किसी टॉर्चर की तरह बीत रहा था। दीदी ने तंग आकर पूछा, क्या हुआ तुझे? चैन से बैठा क्यों नहीं जा रहा? लिन चांगान ने बहाना मारा, कुछ नहीं, जरा हवा खाकर आता हूँ। ठीक 11 बजे लिन चांगान घर से निकला और सीधा नदी की तरफ भागा। कड़कड़ाती धूप, रास्ते पर सन्नाटा। नदी पहुंचने से पहले ही बच्चों का शोर सुनाई दिया। एक पेड़ के पीछे छुपकर उसने देखा 5 बच्चे कपड़े उतार रहे थे। उनका नेता और कोई नहीं, शाओले था। और रिपोर्ट के मुताबिक शाओ जुन भी वहीं था, लेकिन वो किनारे पत्थर पे बैठा बस पानी को घूर रहा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शाओले ने हाथ हिलाकर चिल्लाया, शाओ जून आजा, पानी एकदम ठंडा है। शाओ जून ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी दीदी कहती है यहाँ भूत है। शाओले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक, कोई भूत नहीं होता। और उसने पानी में छलांग लगा दी पेड़ के पीछे से। लिन चांगन ने चैन की सांस ली। उसने अपनी घड़ी देखी, 11:40। मौत के दरवाजे पर दस्तक देने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। लिन चांगान की हथेलियां पसीने से तर थीं। वो अभी बाहर नहीं जा सकता था। अगर वो अभी गया तो ये बच्चे भाग जाएंगे और कल फिर लौट कर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हादसा होने से पहले ही उसने उन्हें भगा दिया तो उसका रेस्क्यू प्लान और वो बड़ा फेवर दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए उसे बिल्कुल आखिरी सेकंड पर एंट्री मारनी होगी। 11:41। शाओले पानी में मजे से गोते लगा था, किनारे वालों को मुंह चढ़ा रहा था। तभी अचानक उसका शरीर बुरी तरह ऐंठ गया, जैसे पानी के अंदर से किसी अनदेखे हाथ ने उसे नीचे खींच लिया हो। क्रैम्प्स। शाओले ने चीखने के लिए मुंह खोला, पर तभी पानी का एक बड़ा घूंट उसके गले में उतर गया। वो पागलों की तरह तड़प रहा था।
लेकिन और तेजी से नीचे डूबने लगा। बाकी बच्चे हंस रहे थे। उन्हें लगा वो सांस रोकने का खेल खेल रहा है। सिर्फ किनारे पर बैठे शाओ जून को खतरा महसूस हुआ। शाओले, क्या हुआ तुझे? 11:42 शाओले आखिरी बार पानी की सतह पर दिखा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखों में मौत का खौफ था। और फिर वो गंदे पानी के अंदर पूरी तरह गायब हो गया। मौत आ चुकी थी। शाओ जून खौफ से चीख पड़ा, बचाओ, वो डूब रहा है। ठीक उसी पल लिन चांग किसी चीते की तरह पेड़ के पीछे से निकला और सीधा पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर आंखें खोलते ही उसे वो धुंधला सा शरीर गहरी खाई की तरफ गिरता दिखा। सांस रोककर लिन चांगान ने पूरी ताकत से गहराई में गोता लगाया। पानी का प्रेशर उसके कानों को फाड़ रहा था। कीचड़ और घास के बीच वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों से एक कपड़ा टकराया, उसने उसे जकड़ लिया। एक झटके के साथ उसने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर की तरफ खींचा। लिन चांगन ने एक हाथ से शाओले की गर्दन को कसकर पकड़ा ताकि उसका चेहरा ऊपर रहे और दूसरे हाथ पैरों से पानी चीरते हुए ऊपर आने की कोशिश करने लगा। ये नदी ऊपर से शांत थी, लेकिन अंदर का करंट इतना तेज था जैसे कोई शैतान उन्हें नीचे खींच रहा हो। लिन चांग ने दांत भींचे और अपनी आखिरी एनर्जी लगा दी। उसके पैरों ने जमीन को जोर से धक्का मारा और आखिरकार दोनों के सिर पानी से बाहर आ गए। उसने पागलों की तरह हवा को अंदर खींचा, फेफड़े जल रहे थे, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। वो बेसुध शाओले को किसी बोरी की तरह घसीटते हुए किनारे की तरफ तैरने लगा। किनारे से शाओ जून रोते हुए चिल्लाया, वो आ गए। सहमे हुए बाकी बच्चों की भी जान में जान आई और सबने मिलकर दोनों को पत्थरों वाले किनारे पर खींच लिया। लिन चांगन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बुरी तरह हाँफ रहा था, सीना जैसे फटने वाला था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो रेंगते हुए शाओले के पास पहुंचा। उसका चेहरा थपथपाया, होश में आ कोई रिएक्शन नहीं। बच्चे की आंखें बंद थीं और पेट पानी से फूल चुका था। सबसे खौफनाक बात, लिन चांगन ने उसकी सांसें चेक की। सांसें रुक चुकी थीं, हार्ट बीट का कोई नामो निशान नहीं था। पास खड़ा जान गौदन ये देखकर जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। वो मर गया, वो डूबकर मर गया। चारों तरफ कोहराम मच गया, सब रोने लगे। लिन चांगान जोर से दहाड़ा, चुप रहो। सब उसका दिमाग तेजी से प्रोसेस कर रहा था। तभी शोर सुनकर मक्के के खेत से कुछ गांव वाले भागते हुए आ गए। सबसे आगे गांव का सिक्योरिटी हेड ओल्ड लियो था। उसने पास आकर देखा और चिल्लाया, अरे ये तो कैप्टन जाओ का बेटा है, ये तो डूबकर मर गया। लिन चांगान ने कड़क आवाज में कहा, अभी मरा नहीं है, रेस्क्यू पॉसिबल है। बिना कुछ और समझाए उसने तुरंत शाओले को सीधा लिटाया, उसकी शर्ट के बटन खोले और उसके मुंह से कीचड़ और घास साफ करने लगा। ओल्ड ल्यू बौखला गया, अपनी कुदाल फेंक कर आगे बढ़ा। अरे बेवकूफ लड़के, तू क्या कर रहा है? सांस रुक गई है उसकी, उसे ऐसे क्यों मुड़ रहा है? जल्दी ऐसे उल्टा करके पीठ पर लाद कर भागते हैं, पानी बाहर निकलेगा तो शायद बच जाए। गांव का सबसे घटिया देसी नुस्खा था ऑक्सबैक वाटर, जिसमें डूबने वाले को बैल या इंसान की पीठ पर उल्टा लटकाकर दौड़ाते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में यह तरीका सीधा मौत का फरमान था। उल्टा लटकाने से पानी नहीं निकलता, बल्कि चेस्ट पर प्रेशर पड़ता है जो बची खुची हार्टबीट को भी रोक देता है। लिन चांगन ने एक झटके में ओल्ड लियो को पीछे धकेल दिया। नहीं, इसे उल्टा नहीं करना, इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। मुझे सीपीआर देना होगा, उल्टा किया तो सच में मर जाएगा। पीछे धकेले जाने पर ओल्ड लियो गुस्से से आग बबूला हो गया। तुझे क्या पता है बे, मैं बुजुर्ग हूं, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है जो कह रहा हूं। वो कर इसे पीठ पर उठा। आसपास जमा हुए गांव वाले भी भड़क गए। लिन, लाओसान, ज्यादा होशियार मत बन, ओल्ड लियू जो कह रहे हैं वो कर, वरना बच्चा सच में नहीं बचेगा। कुछ लोग तो बच्चे को छीनने के लिए आगे बढ़ने लगे। लिन चांगन किसी खूंखार भेड़िए की तरह झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक गुस्सा था कि सब सहम गए। वो दहाड़ा, अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी उस भयानक आवाज के बाद किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। लिन चांगन वापस घुटनों के बल बैठा। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस किया और बच्चे की चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में रखा। अपनी बाहों को सीधा रखकर उसने अपनी पूरी अपर बॉडी की ताकत से एक परफेक्ट रिदम में कंप्रेशंस देना शुरू किया। हर एक पुश के साथ वो मन में काउंट कर रहा था, पूरी पावर के साथ छाती को दबाते हुए। गांव वाले फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये क्या कर रहा है भाई? ये तो मरे हुए इंसान की छाती कुचल रहा है। कोई बोला, क्या इससे कोई बच सकता है? कहीं इसकी पसलियां ना तोड़ दे। गांव वालों की बातें मक्खियों की तरह भिनभिना रही थीं, पर लिन चांग का फोकस टस से मस नहीं हुआ। पूरे 30 कंप्रेशंस के बाद वो रुका। उसने शाओले की नाक बंद की ठोड़ी को ऊपर उठाया, एक गहरी सांस ली और सीधा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उस पिछड़े जमाने में ये नजारा किसी बम फटने जैसा था। भीड़ से एक जोरदार चीख उठी। औरतों ने अपनी आंखें ढेंक लीं, लेकिन उंगलियों के बीच से झांकती रहीं। ओल्ड लियो गुस्से से कांपने लगा। ये क्या बेशर्मी है?
दिन दहाड़े दो लड़के ये सब कर रहे हैं, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। किसी ने ताना मारा, लिन लाओसान पक्का पागल हो गया है, एक मरे हुए बच्चे के साथ ऐसी हरकत। भगवान माफ नहीं करेगा। कैप्टन जाओ का बेटा मरकर भी बेइज्जत हो रहा है, गालियां और ताने और भी भयंकर होते जा रहे थे। लेकिन लिन चांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने शाओले के मुंह में दो बार जोर से हवा फूकी, छाती को हल्का सा फूलते देखा और तुरंत दूसरे राउंड के कंप्रेशन शुरू कर दिए। पसीना और नदी का पानी मिलकर उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे। वो अंदर ही अंदर पागलों की तरह चीख रहा था, उठ जा जल्दी, होश में आ। ये सिर्फ एक जान बचाने का मिशन नहीं था, ये लिन चांग का मास्टर स्ट्रोक था। इस गांव में इज्जत से सिर उठाकर जीने का आखिरी टिकट। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, एक एक सेकंड बीत रहा था, पर शाओले के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। चेहरा अभी भी भयानक नीला पड़ा था। लिन चांग के हाथों की एनर्जी खत्म हो रही थी, दर्द से हाथ उठ नहीं रहे थे। एक खौफनाक हार का एहसास उसे घेरने लगा। ओल्ड ल्यू से और नहीं देखा गया, वो फिर से खींचतान करने आगे बढ़ा। छोड़ दे उसे, वो मर चुका है, कम से कम मरने वाले की इज्जत तो कर। लिन चांगन ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी। गेट लॉस्ट वो अभी नहीं रुका था, पर उसकी आवाज फट चुकी थी। कभी भीड़ को चीरते हुए एक परछाई अंदर आई, एक तीखी लेकिन गुस्से से भरी आवाज ने पूरे शोर को शांत कर दिया। सब अपना बकवास मुंह बंद रखो। शौ शौ हाफते हुए अंदर घुसी। वो यहां से गुजर रही थी और शोर सुनकर आई थी। सामने लिन चांगन को भीगे हुए और पागलों की तरह सीपीआर देते देख, और फिर उसने आसपास खड़े उन गांव वालों को देखा जो उंगलियां उठा रहे थे और ताने मार रहे थे। उस पढ़ी लिखी लड़की का सारा गुस्सा बाहर आ गया। ही शौशव ने अपनी बाहें फैलाईं और एक ढाल की तरह लिन चांगान के सामने खड़ी हो गई। उसकी वो हमेशा शांत रहने वाली बड़ी आंखें इस वक्त गुस्से से सुलग रही थीं। वो चीखी, तुम्हें क्या पता है? ये फर्स्ट एड है, ये साइंस है, मैंने किताबों में पढ़ा है, इसे सीपीआर कहते हैं। ये डूबने और कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे बेस्ट रेस्क्यू टेक्निक है। अब अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो सीधा सीधा मर्डर कहलाएगा। गांव वाले उस शांत और समझदार लड़की का ये रौद्र रूप देखकर सन्न रह गए। ओल्ड यू भी हड़बड़ा गया। साइंस? इसे साइंस कहते हैं? क्या होंठ चूमना साइंस है? ये शाओ का चेहरा शर्म से लाल था, पर उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था। उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। वो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन फूंक रहा है। लिन चैंगन उसकी जान बचा रहा है। तुम लोग मदद नहीं कर सकते तो कम से कम तमाशा तो मत बनाओ। इस शौशाव का सपोर्ट और साइंस जैसा भारी शब्द सुनकर गांव वालों के मुंह आखिरकार बंद हो गए, भले ही उनकी आंखों में अभी भी शक था। पीछे से आ रही यह आवाज सुनकर लिन चांगान के दिल को सुकून मिला। उसकी खत्म होती एनर्जी में जैसे एक नया पावर सर्ज आ गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी लास्ट टाइम और पूरी ताकत से छाती पर आखिरी थ्रस्ट दिया, और ठीक उसी पल शाओले का बेजान शरीर एक झटके के साथ ऐंठा और अगले ही सेकंड गंदे पानी और उल्टी का एक भयानक फव्वारा सीधा लिन चांग के चेहरे पर जा गिरा। वो बस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने ही वाला था, लेकिन वो सड़ी हुई बदबू लिन चांग के लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महक थी। शाओले भयानक तरीके से खांसने लगा। उसका सीना किसी इंजन की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उस नीले पड़े चेहरे पर धीरे धीरे खून की लाली लौटने लगी थी। भीड़ में से किसी की चीख गूंजी, वो जिंदा है, वो सच में जिंदा हो गया। सारे शक, सारे ताने, सारी गालियां एक ही झटके में पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गईं। ओल्ड ल्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ से चिलम कब नीचे गिर गई उसे पता भी नहीं चला। चमत्कार, ये तो जादू है। जो औरतें कुछ देर पहले लिन चांगान को गुंडा बोल रही थीं, वो अब फटी आंखों से उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। मतलब मुंह से सांस देना सच में जान बचा सकता है। लिन चांग धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। एक उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपने चेहरे से वो उल्टी साफ की और रोते हुए शाओले को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। इस लड़के का लक बहुत स्ट्रांग है। फिर शाओ तुरंत नीचे बैठी और अपना रुमाल निकालकर लिन चांगन का चेहरा साफ करने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम ठीक तो हो? लिन चांगन ने कहा, मैं ठीक हूं, बस एनर्जी डाउन हो गई है। उसके इतने करीब उस खूबसूरत चेहरे को देखकर और उसकी वो भीनी भीनी खुशबू महसूस करके लिन चांगन का मूड एकदम फ्रेश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं एक बार फिर हीरो बन गया। कि शाओ रोते हुए हंस पड़ी और उसे घूरते हुए बोली, इस हालत में भी मजाक सूझ रहा? तभी शाओ जुन भागता हुआ आया और लिन चांग के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अंकल, आप बहुत औसम हो। मुझे भी ये मुंह से जान बचाने वाली स्किल सीखनी है। लिन चांगान ने हंसते हुए उसे दूर किया। चल भाग यहां से, तू अभी बहुत छोटा है ये सब सीखने के लिए। और फिर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उन नजरों का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई उसे किसी आवारा की तरह नहीं देख रहा था, कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। अब उन आंखों में सिर्फ प्योर रिस्पेक्ट और खौफ था।
इस पिछड़े हुए छोटे से गांव में मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना किसी सुप्रीम पावर से कम नहीं था। वो अब उनके लिए कोई भगवान बन चुका था। ओल्ड ल्यू ने झेपते हुए अपनी चिलम उठाई और बेहद इज्जत के साथ बोला, लिन चांगन, जल्दी घर जाकर कपड़े बदल ले वरना ठंड लग जाएगी। बाकी गांव वाले भी पीछे पीछे सुर मिलाने लगे, तूने तो कमाल कर दिया। लिन फैमिली का तो नाम रोशन हो गया। इन दोगले लोगों की तारीफें सुनकर लिन चांगन ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसे पता था आज से किंगशान विलेज में उसका नया चैप्टर शुरू हो चुका है, लेकिन वो वहां से जाने की जल्दी में नहीं था। उसने होश में आए सदमे में बैठे शौले की तरफ देखा, नीचे झुका और उसके गाल थपथपाए। लड़के, इस चेहरे को याद रखना, तेरी ये जान तेरे अंकल लिन की दी हुई है। घर जाकर अपने पापा को बताना कि तुझे बचाने वाले का नाम लिन चांगान है। भूलना मत। ये मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद लिन चांगान सीधा खड़ा हुआ, ख शाओ शाओ को हाथ हिलाकर बाय बोला, मैं चला, घर जाकर खाना खाना है। उसने अपनी खटारा साइकिल उठाई और उन बच्चों की हीरोवर्शिप वाली नजरों और गांव वालों के हैरान चेहरों के बीच लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी हालत भले ही खस्ता थी, लेकिन उस पल उसका रुतबा किसी बॉस से कम नहीं लग रहा था। जब लिन चान अपने भारी पैरों को घसीटते हुए घर पहुंचा, तब तक सूरज ढल चुका था। आंगन में घुसते ही जो गुहिया घबरा गई, हाथ का काम छोड़कर भागी, सान ये क्या हालत बना रखी है, नदी में गिर गया था क्या? घर के अंदर से लिन डेगी और छोटी बहन भी दौड़कर बाहर आए। लिन डेगुई का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या उस कमीने ल्यू लॉनियन ने गुंडे भेजकर तुझे पिटवाया है? लिन चांगन धड़ाम से पत्थर की चक्की पर बैठ गया, हाँफते हुए बोला, रिलैक्स, डरो मत, किसी ने पंगा ही ना है। मैं बस एक रेस्क्यू मिशन पर था। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लिन चांगन ने शॉर्टकट में पूरी कहानी सुना दी, बस अपना सीक्रेट ट्रैकिंग प्लान छुपा लिया। जो गुइहुआ ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, है भगवान, तूने तो यमराज के हाथ से जान छीन ली। लिन डेगी अपने बेटे को एक अलग ही नजर से देख रहा था। उनका वो आवारा लड़का आज। उधर किंगशान विलेज के बड़े पेड़ के नीचे एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। गांव में कोई बात छुपती नहीं है। लिन चांग के रेस्क्यू की खबर जब यहां पहुंची तो उसका वर्जन ही बदल गया था। ल्यू लाओनियन कोने में बैठा चिलम फूंक रहा था। उसकी बाँछें खिली हुई थी। मैंने तो पहले ही कहा था, इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। भला कोई शरीफ इंसान मुंह चूम कर जान बचाता है? इससे पहले कि वो लोग इस गॉसिप को और गंदा बनाते, अचानक एक बिजली जैसी दहाड़ गूंजी, सब अपना बकवास मुंह बंद रखो। खौफ के मारे ल्यू लाओनियन की चिलम हाथ से छूटते छूटते बची। चिन यूतियर ने ल्यू लाओनियन की तरफ उंगली उठाकर उसे लताड़ा, तुम इसे गपशप बोलते हो, ये सीधा सीधा रूमर फैलाना है। लिन चांगन ने जो किया वो डॉक्टर्स का फर्स्ट एड मेथड है, उसे सीपीआर कहते हैं। ये साइंस है, ये उसकी स्किल है। जांग दपाओ ने पीछे से आग में घी डाला और ये ल्यू लाओनियन सुबह इसे ब्लैक मार्केट का इल्जाम लगा रहा था। अब इसे गुंडा साबित करने पर तुला है। ल्यू लाओनियन के पैर कांपने लगे, वो हकलाने लगा। चेन यूतिया ने अपना फाइनल ऑर्डर सुना दिया, कान खोलकर सुन लो सब। लिन चांगन हमारे चिंशन विलेज का हीरो है। अगर आज के बाद किसी ने उसके खिलाफ बकवास की तो उसके राशन पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। पलक झपकते ही पूरी भीड़ गायब हो गई। लिन चांगन के सिर से न सिर्फ वो गुंडे वाला टैग हट चुका था, बल्कि अब उस पर साइंस का एक सुनहरा ताज सज चुका था। लिन फैमिली के आंगन में लिन चांगन अभी अभी कपड़े बदलकर अदरक का काढ़ा पी रहा था। छोटी बहन लिन शाओयुए ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा, भैया, क्या सच में आपने उस बच्चे को होठों से चूमा था? लिन चांगन के मुंह से काढ़ा बाहर आते आते बचा, अरे जा यहां से, उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तभी बाहर से एक भारी इंजन की दहाड़ सुनाई दी। खिड़कियों के कांच कांपने लगे और फिर एक जोरदार ब्रेक की आवाज। लिन डेगोई डर के मारे उछल पड़ा, भूकंप आ गया क्या? पूरा परिवार भागकर बाहर निकला। उन्होंने देखा उनके टूटे फूटे दरवाजे के ठीक बाहर एक चमचमाता हुआ डार्क ग्रीन जीफैंग ट्रक खड़ा था, जिसने पूरे गांव के रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। ये कहते ही वो झुककर नमन करने लगा, पर लिन चांगन ने उसे रोक लिया। जाओ देबाओ ने पीछे मुड़कर आवाज दी, भाई सामान अंदर लाओ। कोपायलट सीट से एक लड़का बड़ा सा कार्टन लेकर उतरा। जाओ देबाओ ने मेज पर रखे सामान की तरफ इशारा किया। दजोंगा सिगरेट के 2 कार्टन, मावताई शराब की 2 बोतलें, एक डिब्बा मॉल्टेड मिल्क और ये बिल्कुल नया रेड लैंटर्न रेडियो। आसपास जमा हुए गांव वालों के तो होश उड़ गए। दजोंगा, मावताई, रेडियो, इस पूरे पैकेज का रेट कितना होगा? पीछे छुपा खड़ा ल्यू लॉनियन जलन के मारे दीवार नोच रहा था। लिन डेगी हड़बड़ा गया, ये बहुत महंगे तोहफे हैं, हम इन्हें नहीं ले सकते। जाओ देब्याओ कड़क आवाज में बोला, अंकल, अगर आप इसे नहीं लेंगे तो ये मेरी बेइज्जती होगी। क्या मेरे बेटे की जान की कीमत इन चीजों से भी कम है? लिन चांदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो सामान लिया और अपने पेरेंट्स को पकड़ाते हुए बोला, ब्रदर्स, जाओ अंदर आकर पानी पीजिए। अंदर जाने से पहले जाओ देब्याओ पलटा। उसकी तेज नजरें भीड़ पर और खासकर ल्यू लॉनियन पर जा रुकी। गांव वालों, सुन लो, लिन चांगान ने मेरी जान बचाई है। वो मेरा भाई है। आज के बाद किसी ने भी उसे परेशान किया तो उसका सीधा पाला जाओ देब्याओ से पड़ेगा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। लियो लाओनियन दुम दबाकर वहां से खिसक लिया।
किसी भी रूमर को खत्म करने के लिए ये धमकी सबसे बड़ा हथियार थी। घर के अंदर थोड़ी शराब पीने के बाद जाओ देब्याओ ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, भाई तू मुझे समझदार लड़का लगता है। आजकल टाइम बदल रहा है, सिर्फ खेतों से पेट नहीं भरता। मेरी ट्रांसपोर्ट टीम के पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। बहुत सारे अनऑफिशियल गुड्स होते हैं जिनमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत तगड़ा है। लिन चांगन का दिल जोर से धड़का। फाइनली जैकपॉट लग गया, जाओ देब्याओ ने आगे कहा। अगर तुझे शहर में कोई माल सप्लाई करना है या कोई रेयर आइटम चाहिए तो सीधा अपने इस भाई के पास आना। मेरे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट पासेस हैं, मैं तुझे अपनी ट्रांसपोर्ट टीम का सीधा पास बना कर दूंगा। वो सिर्फ एक पास नहीं था, वो अमीरी के दरवाजे की चाबी थी। लिन चांग ने अपना गिलास उठाया और चीयर्स किया। उन दो गिलासों के टकराने की आवाज ने न सिर्फ उनकी गरीबी को चकनाचूर कर दिया बल्कि गांव के सबसे अमीर आदमी बनने का दरवाजा भी खोल दिया। जाओ देब्याओ को विदा करते करते रात हो चुकी थी। पूरा परिवार मेज पर रखे उन शानदार तोहफों को देखकर सुन्न था। लिन डेगुई के हाथ रेडियो को छूते हुए कांप रहे थे। सैन, पूरी जिंदगी में मेरा सिर कभी इतना गर्व से ऊंचा नहीं हुआ। आज मुझे तुझ पर घमंड है। लिन चांगन मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है। ट्रांसपोर्ट टीम के इस कनेक्शन के साथ उनके अच्छे दिन तो बस अभी शुरू हुए थे। जो गुइवा खुशी के आंसू पोंछ रही थी। सान ने चमत्कार कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। छोटी बहन लिन शाओयुए उस रेड लैंटर्न रेडियो को सीने से लगाए उसे पागलों की तरह निहार रही थी। अचानक उस रेडियो से एक मधुर गाना बजने लगा। पूरा परिवार एक साथ घेरा बनाकर बैठा था, उस रेडियो से आती आवाज को सुन रहा था और उन सबके चेहरों पर एक ऐसी खुशी झलक रही थी जो इस घर ने पहले कभी नहीं देखी थी।